Hi everyone, this is मनमोहन भैया talking to you live on YouTube. So guys, हमारा ये सेशन आज का है about the PRMO classes we are starting on YouTube. तो उसी के बारे में कुछ क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हुए हैं, मेरे पास हैं क्वेश्चन, मैं पूछूंगा। और क्वेश्चन आंसर है, कोई आज कोई स्लाइड प्रेजेंट नहीं करेंगे, कोई 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 फंडे वाली बात नहीं है। सिर्फ जो क्लासेस हमारी शुरू हो रही हैं संडे से, तो उसमें हम क्या-क्या कवर करेंगे और क्या पढ़ाएँगे, तो उसकी आज थोड़ी बात करेंगे। तो मेरे साथ मैं इंक्लूड कर रहा हूँ अपने साथ हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वीएमसी के और वीएमसी पीतमपुरा सेंटर के, जो पढ़ाते हैं, तैयारी कराते हैं पीतमपुरा सेंटर में पीआरएमओ की, आरएमओ की, तो वो मेरे साथ हैं और वही आपकी क्लासेस लेंगे, मैं उनको इंक्लूड कर रहा हूँ। तो नीतीश भैया हैं हमारे, जो ये सारे जो फाउंडेशन बैचेज़ हैं, अगर आप वीएमसी के फाउंडेशन बैचेज़ में हैं तो पता ही हो, जानते ही होंगे, चैंपियन हैं ये तो फाउंडेशन बैचेज़ के। बाकी हेलो 11th-12th फ्रेंड्स। में पढ़ाते हैं, लेकिन मतलब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा फाउंडेशन बैचेज़ की तरफ है। बाकी 7 भैया हैं जो मतलब जनरली वो 11th-12th को ज़्यादा पढ़ाते हैं, लेकिन जो हेलो। मतलब उनका उन्हीं का पैशन है जो ये ड्राइव करता है हमारा इनिशिएटिव टुवर्ड्स पीआरएमओ, आरएमओ। तो यही हैं जो पढ़ाएँगे। मतलब मैं ज़्यादा टाइम फ़ोकस करता हूँ जेईई प्रिपरेशन में, तो आई विल नॉट बी टीचिंग इन दीज़ क्लासेस, दो इट्स यू नो हमारा ही सब्जेक्ट है, हमारे मैथ डिपार्टमेंट के ही लोग हैं सारे ये। तो इसमें कुछ-कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन है ये वाला, कुछ क्वेश्चन मैं, क्योंकि इसमें हो सकता है ऐसे भी स्टूडेंट्स हों यंगर क्लासेस के या बाद में वीडियो देखेंगे, जिनको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नहीं है कि ये पीआरएमओ, आरएमओ, ये मतलब व्हाट काइंड ऑफ एग्ज़ाम इज़ दिस? तो इट्स अ वेरी पॉपुलर एग्ज़ाम, ऑल वी नो ओलंपियाड इज़ अ वेरी पॉपुलर एग्ज़ाम। तो मैं एक बार इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा-सा बैकग्राउंड एक बार शॉर्ट में, मतलब कोई लंबा नहीं, कि व्हाट अबाउट दिस एग्ज़ाम, जो उसकी मतलब थोड़ा स्टेजेज़ हैं कि अगर किसी ने एग्ज़ाम देना है, पहले इसे मुझे जितना मुझे, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ इसका, मुझे भी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पहले पीआरएमओ होता है, फिर आरएमओ है, फिर वो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, फिर इंटरनेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। तो ब्रीफली कि एक बार कैसे मतलब कि है क्या, मतलब जस्ट ब्रीफ में एक बार बताओ कि मतलब साथ भैया आप बता दो या नीतीश आप बता दो, है ना? राइट 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 राइट। सो फंडामेंटली आप देखिए, जो पीआरएमओ टेस्ट होता है वो रीजन वाइज होता है, राइट। इनफैक्ट इसका जो इंसेप्शन है, पहले कुछ साल पहले तो ये टेस्ट होता भी नहीं था, सिंपली आरएमओ होता था। बट एक्सक्यूज मी, इतने सारे स्टूडेंट्स आने लगे, इन्फ्लक्स होने लगा, तो उन्होंने एक एंट्री बैरियर लगा दिया। तो एक रीजन में, सो फॉर एग्जांपल दिल्ली रीजन में आप एक एंट्री बैरियर का एग्जाम देने वाले हैं आरएमओ टेस्ट के लिए, रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड के लिए। और अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तभी जाके आप आरएमओ वाले एग्जाम लिख पाएंगे। फाइन। तो एक रीजन, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली रीजन की बात करूं, तो यहाँ पे पीआरओ में एग्जाम में क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 300 होते हैं। सो स्ट्रेंथ इज ऑलमोस्ट 300 स्टूडेंट्स पर रीजन। तो जैसे पूरे दिल्ली स्टूडेंट्स, दिल्ली के स्टूडेंट्स एक साथ एग्जाम देंगे पीआरएमओ का, आप अपने स्कूल के थ्रू अपीयर होंगे, राइट। तो उन स्टूडेंट्स जो वो आप compete करोगे, तो उनमें से 300 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाओगे नेक्स्ट राउंड देने के लिए। अब व्हाट्स नेक्स्ट राउंड? नेक्स्ट राउंड इज इंटरेस्टिंग, दैट्स आरएमओ। अब आरएमओ का जो एग्जाम होता है, दैट्स अ सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। अच्छा, उससे पहले पीआरएमओ के बारे में क्या एग्जाम होता है, फॉर्मेट क्या होता है? तो एग्जाम इज like 3 hours exam, 30 questions, objective problems, not very difficult, but not that easy, but not very difficult, right? Doable मैं कहूँगा। आप अगर ठीक से तैयारी करेंगे तो आई थिंक यू शुड गेट थ्रू 300 स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट राउंड। फिर वहां से 300 स्टूडेंट्स रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड देंगे, विच इज अ सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। 6 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। इन जनरली एवरी क्वेश्चन विल कैरी 10 मार्क्स, एंड if you can solve 2 or 2.5 problem, आपने अगर 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए आउट ऑफ 6, Delhi region you are through. And Delhi region is kind of by far the most competitive. मतलब अलग अलग regions का अलग अलग कट ऑफ जाता है, but Delhi region is one of the most competitive. एक आंध्र प्रदेश का region है, वो भी काफी competitive है, but Delhi region भी काफी competitive है, right? So it's a 6 problem examination. You will be evaluated on subjective problems. आपको आसानी से मतलब सब कुछ लिखना पड़ता है वहाँ पे एग्जाम में, every detailed explanation, and which is quite different from all the objective examination that you're quite used to taking, right? So that's the difference between RMO and pre-RMO. अच्छा, अब RMO में कितने लोगों का selection होता है? तो from each region there will be 30 selections, and then there is a quota for 5 girls. So in fact at this point भैया मैं ये कहूँगा कि that we invite girl students to come over
and yeah, and join our course because in fact जब last time भी हमने पढ़ाया था भैया, तो I don't remember कि बहुत सारी लड़कियां थी, fine, और five seats जब हैं गर्ल्स की, तो they should come over and join our course, right? Right, They yes, might get a yes. fair deal, right? नहीं मतलब गर्ल्स को मैं मतलब लिटरली मैं एग्जांपल दूंगा जो साहब भैया कह रहे हैं गर्ल्स का कि Right. Aditi was the name of the girl who was from Punjab, who VMC student but not Delhi Center, Punjab Center, जिसका Right. जेई में 7th रैंक आया था, अगर इफ यू यू नो। और Right. उसका कई बार मैं उसके जो पेपर में मार्क्स आते थे शुरू में, तो मैं उसके मार्क्स देख के, इतने मार्क्स देख के ये सरप्राइज होता था कि मतलब इतने मार्क्स उसके आए कैसे हैं इस पेपर में। अगर मैं भी पेपर देता, मतलब मेरे को उतना टाइम हो गया, मैथ टीचर है, मतलब हम सारे अपने सारे टीचरों की बात कर रहे हैं, तो मुझे शुरू में मैंने बोला संदीप भाई मुझे लगता है ये ना पहले पेपर सॉल्व करके ही पेपर देती है, नहीं तो हमेशा मतलब टॉप में रहती थी वो। तो इतना कोई कैसे कर सकता है इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व इतने कम टाइम में। Correct. एंड देन इट वाज जेन्युइन यू नो। और खाली जेई रैंक 7 था उसका, उसकी बात नहीं है। आईआईटी में भी Right. शी वाज द मोस्ट पॉपुलर, शी वाज लाइक यू नो मतलब एट इतने स्टूडेंट्स बात ही करते हैं, उसका लेवल अलग ही है, मतलब शी इज टोटली एट अ डिफरेंट लेवल। तो मतलब गर्ल्स जो साथ कह रहे हैं कि गर्ल्स को जरूर मतलब यू नो ऐसा नहीं है कि गर्ल्स कैन नॉट डू मैथमेटिक्स, दे कैन डेफिनेटली डू Right. जस्ट बिकॉज कि Right. वो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन का होता है, लेकिन इट्स नॉट दैट कि मतलब देयर आर ऑलवेज स्मार्ट गर्ल्स जो मैथ कर सकती हैं। तो और है सीट्स उनकी हैं भी, तो मतलब व्हाई नॉट, दे शुड डेफिनेटली ट्राई कि बिकॉज़ Right. सी Right. Right. रिजर्वेशन का सब कॉन्सेप्ट होता है एनकरेजमेंट। जो कोई रिजर्वेशन है उसका कॉन्सेप्ट है एनकरेजमेंट। मोर एंड मोर गर्ल्स शुड कम आउट एंड डू मैथ बिकॉज़ दे कैन डू इट। दैट्स द होल आइडिया, एनकरेजमेंट कि दे शुड डू इट। Right. Definitely. Even the top batches that we take are at our center, NSP center में हम top batches लेते हैं। तो अभी current हमारा जो 10th class का top batch चल रहा है, इसमें इतनी सारी girls हैं and they are quite sharp, they are quite brilliant. तो मतलब Right. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि girls cannot do it and they should always come forward, और you are all welcome कि भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आओ, ज्वाइन करो। गर्ल्स को हमने भी कुछ प्रायोरिटी दी है, मेरे ख्याल से साथ भाई बताएंगे उस बारे में कि जब हमने अपना आरएमओ के लिए बैच बनाया था तो प्लीज। Right. Yeah. So it's happened कि पहले हमने कट ऑफ जो है वो 36 लगा, और फिर गर्ल स्टूडेंट का स्ट्रेंथ देखा तो इट वाज एबिसमली लो। तो फिर कुछ गर्ल्स को इंडक्ट करने के लिए कट ऑफ कम कर दिया 32। अगर आपको लगता है 36 और 32 में सिर्फ एक क्वेश्चन का फर्क है, तो आई विल से रिकंसीडर योर ओपिनियन। 32 मार्क्स पे 72 स्टूडेंट्स थे, राइट? तो 32 मार्क्स पे 72 स्टूडेंट्स थे, तो उसमें काफी सारी गर्ल्स थी, फिर उनको ले लिया। नाउ मोर और लेस द रेशियो इज इक्वल। तो मतलब as मुन्ना भैया is saying, नीतीश सर is saying, मतलब we invite girls to come and आप डेफिनेटली कर सकते हो, क्यों नहीं? नहीं, इवन इनफैक्ट आईटी इंडस्ट्री में, अगर आईटी इंडस्ट्री में यू नो स्पेंड इयर्स देयर, तो अभी आजकल ट्रेंड क्या है कि वो अगर आई एम श्योर कुछ कुछ सालों पहले डेटा देखा गया, गर्ल्स क्यों सॉफ्टवेयर में कम आती हैं, इट्स नॉट इज दैट दे कैन नॉट राइट कोड, नहीं ऐसा नहीं है, जस्ट बिकॉज इंक्लिनेशन की बात होती है। वो अगेन मैं कहूँ लेफ्ट राइट ब्रेन है, या मतलब पेरेंट्स की परसेप्शन बनी होती है अबाउट गर्ल्स। तो फिर वो मतलब इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरी आईटी इंडस्ट्री की, बिग कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न एंड ऑल। So they decided we have to promote girls and ओलंपियाड में जैसे है ऑलरेडी, तो वो भी वहाँ भी कोशिश है कि गर्ल्स कैन आल्सो डू इट। तो कहीं पे रिजर्वेशन वर्ड नहीं बोलूँगा, लेकिन उनकी रहती है कि अगर लड़कियाँ कोड लिखना चाहती हैं, दे ऑलवेज प्रमोट। तो मैं अपनी डॉटर को भी बोलता हूँ कि मतलब दो शी सेज कि मेरे को कोडिंग मज़ा नहीं आता, हालाँकि कभी ट्राई भी नहीं करा उसने, बट कि व्हाई नॉट ट्राई इट, यू नो। तो दैट वे इट इज़ गुड। अब कुछ क्वेश्चंस आए हैं, एक बार जैसे कि इसका एग्ज़ाम जो है कितना, इसे इसका एग्ज़ाम आपने बताया ऑब्जेक्टिव है, और वैसे आपने बोला कि 30 क्वेश्चन 3 घंटे में, है ना? राइट? अगर जेईई का देखोगे तो 30 क्वेश्चन, अब तो 25 हो गए, चलो कम हो गए 5, 1 घंटे का। लेकिन मस्ट बी डिफिकल्ट टू सॉल्व दोस 30 क्वेश्चंस इन लाइक 3 आवर्स। मस्ट नॉट बी इजी, क्योंकि जेईई में भी एग्जाम है, तो 30-25 क्वेश्चन 1 घंटे में सॉल्व करने के लिए आते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनपुट है, ये जो हमारे बिलो 11th ग्रेड के बच्चे हैं ना, उन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। एक पीआरएमओ का प्रिपरेशन करने से बहुत सारे इंटरसेक्शन मिलते हैं हमें जेई में। तो अगर कोई बच्चा पीआरएमओ क्वालिफाई करता है, नहीं करता, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, वो उस बच्चे को डेफिनेटली 11th क्लास में, 12th क्लास में एक एज मिलने वाला है। तो वैसे भी बोलते हैं, मतलब बड़े लोग बोलते हैं कि मेहनत कभी बर्बाद नहीं आती, तो ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल है।
पीआरएमओ और जेईई में Yeah. बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस होते हैं। तो एक बार जैसे मैं बस ये कहूँगा, हमने ऐसे वीएमसी के स्टूडेंट्स है जो हैं यहाँ पे होंगे काफ़ी, कुछ हेलो ही बोल रहे हैं, मुन्ना भैया नाम ले रहे हैं, तो वीएमसी के हैं। तो हमने जैसे अभी क्लासेस हमारी अपनी पीआरएम की क्लासेस चलाई थी, उसकी बेसिस पे हमने कुछ लोग सेलेक्ट किए थे जो लगातार सीरियस हैं या कर सकते हैं, उनके आरएमओ की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो वो इसलिए क्योंकि कई बार पीआरएमओ एग्ज़ाम के बाद इतना टाइम नहीं होता कि आरएमओ की आप तैयारी कर पाओ। आरएमओ इज़ अ वेरी चैलेंजिंग एग्ज़ाम। तो हमने एस्टिमेट करा है कि कुछ लोग पक्का क्लियर कर लेंगे, तो उनकी हमने पहले तैयारी कराना शुरू कर दिया है, जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है। तो अब ये जो क्लासेस होंगी, अब मैं इनसे पूछूँगा नीतीश प्रसाद से कि ये क्लासेस कंसिडरिंग कि कुछ बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है अभी। पहली बात मैं बता रहा हूँ कि देखो पीआरएमओ में दे आर वेरी वेरी एक्सपर्ट, क्योंकि जनरली हम, हालाँकि हमारा फ़ोकस भी नहीं है, हमारा जेईई फ़ोकस है वीएमसी का। इन लोगों ने पढ़ाया था लास्ट टाइम दिल्ली एंड अराउंड रीजन वेयर आवर प्राइम सेंटर्स आर इन दिस एरिया। तो अराउंड मतलब 30% इस रीजन के बच्चे तो इन्हीं के स्टूडेंट थे जिन्होंने सेलेक्ट कराए थे रफली। अब जस्ट अराउंड 100 प्लस Right. 100 आउट ऑफ 300 120 कुछ, क्योंकि डेटा हमारा I फोकस mean, है ना, हम लोग जेईई हैं, लेकिन स्टिल दीज आर द पीपल हु आर पैशनेट अबाउट पीआरएमओ एंड आरएमओ एंड they teach students. So that way I would say you will definitely have gain from these classes. तो एक बार आप दोनों में से ये बता दो कि जो क्लासेस हैं फ्रॉम बीएमसी स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, कि उनको अटेंड करें ना करें, जिनको आपने अभी पढ़ाया है और आरएमओ क्लासेस ले रहे हो, वो बच्चे जो नहीं आरएमओ वाले बैच में क्लियर कर पाए, लेकिन ये मतलब नहीं कि वो पीआरएमओ क्लियर नहीं कर पाएंगे तो उनके बाद में right. आरएमओ की तैयारी भी कराएंगे। या बच्चे जो वीएमसी के नहीं हैं, तो वो 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं। वो एडवांटेज मतलब क्लासेस में क्या क्या पढ़ाओगे आप इन क्लासेस में, और उनको एडवांटेज होगा नहीं होगा, उसके बारे में थोड़ा अगर बता पाएँ तो आप। Right. So मैं शुरू कर रहा हूँ, नीतीश फिर आप हुँ। पिक कर लेना। बिल्कुल, बिल्कुल। ग्रेट। तो अब देखो यार, नहीं, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि अभी तो हमने टेस्ट दिया था, मे बी क्लियर नहीं हुआ, और फिर अब ये जो हम क्लास करेंगे उसका कोई फायदा है या नहीं फायदा है, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो आई विल से बहुत फायदा है, पता है क्यों? आई विल टेल यू। अब देखिए, जैसे बिगनिंग दिस संडे जब क्लासेस शुरू होंगी तो नीतीश सर ज्योमेट्री लेंगे, राइट? अब आपको पता है, जब पीआरएमओ का टेस्ट होता है तो पीआरएमओ में क्या क्या चीजें आती है? पीआरएमओ में आती है जियोमेट्री, नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेट्रिक्स मतलब परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, अलजेब्रा, और इसके बड़े सारे पार्ट्स आपके जेईई में भी आते हैं, है ना? तो क्लासेस में क्या किया जाएगा? क्लासेस में नीतीश सर या कोई भी आएगा, मैं आऊंगा या फैज सर आएंगे मे बी, तो वो लोग प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको कुछ चीज समझाने की कोशिश करेंगे, राइट? तो आपको एक प्रॉब्लम ले लिया जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स आइडिया होगा, उस कॉम्प्लेक्स का आइडिया को उस प्रॉब्लम में बहुत आसानी से बता दिया जाएगा, राइट? तो आपको वो थ्योरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो आइडिया भी क्लियर हो जाएगा, वो आइडिया आप अप्लाई कैसे करते हैं। तो इसका आपको बहुत फायदा मिलने वाला है पीआरओ एग्जाम में डेफिनेटली, और इसका फायदा और भी मिलने वाला है आपको जेईई में भी, क्योंकि जैसे नीतीश सर ने बोला ना कि मैं आपको बताता हूँ कि पीआरएमओ 2017 की शायद प्रॉब्लम नंबर 14 देखिए जाके, वो प्रॉब्लम और एक जेईई में आई हुई प्रॉब्लम टेलीस्कोपिक सम की सेम है, वर्ड बाय वर्ड एग्जैक्टली सेम है, इवन द वैल्यूज आर मैचिंग। मतलब वर्ड बाय वर्ड सेम है। तो जैसे कि आपको लगता है ना कि यार वो तो बहुत मुश्किल से एग्जाम, मतलब डिफरेंट है, मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ इस बात से, राइट? बट कुछ पार्ट्स ऐसे हैं पीआरएमओ के जो आपको आपके जेईई की प्रिपरेशन में भी हेल्प करेंगे, देयरफॉर आपको ये क्लासेस तो करनी ही चाहिए, आई थिंक सो। एंड ओवर टू नीतीश सर कुछ ऐड कर लेंगे। बिल्कुल। यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि रिसेंट टाइम में ज्योमेट्री का थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगों का कम हो जाता है, तो शुरुआत हम वहीं से करेंगे। और अभी रिसेंटली भी जेईई में ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं ऑन एंड ऑफ, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स में, जहाँ पे प्योर ज्योमेट्री से प्रॉब्लम को हम बहुत जल्दी सिंप्लीफाई कर देते हैं, और कंपेयर टू अगर आप उसमें रेगुलर अप्रोच से जाएंगे तो वो थोड़ा लंबा पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग देख के चलना कि ये एक ओवरऑल मैथमेटिकल डेवलपमेंट है, इसको किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मत लेके चलिए। ऐसे समझिए कि ये 1 घंटा हमने इन्वेस्ट किया, इससे हमारा मैथ्स अच्छा हो जाएगा। मतलब देखिए, किसी भी चीज को बेटर करने के लिए हमें जरूरी थोड़ा नहीं कि कोई एग्जाम देना है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। आपको आगे जाके कभी भी मैथ्स परस्यू करना है तो आपको उसमें हेल्प मिलने ही वाली है। और हम ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे, वो वाला टॉपिक ऐसा होता है कि भाई हम आगे जेईई में उसको नहीं पढ़ पाते ज्यादा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाता है। तो बच्चों, आपको इस
बहुत बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पे ये जो अभी साद भाई ने एग्ज़ाम्पल सेट किया कि देखिए एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम मैच हो गई थी। बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे भी हैं, मैं इनकी बात को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहाँ पे एग्ज़ैक्टली कॉपी तो नहीं हुआ, बट जेईई का और पीआरएमओ का आइडिया बिल्कुल सेम था। मेन एक और बात देख के चलिए आप लोग, पीआरएमओ का एग्जाम अभी यंग है। अब यंग एग्जाम क्या होता है, अब जैसे आईआईटी का एग्जाम बूढ़ा हो गया है, आईआईटी का एग्जाम 40 प्लस इयर्स की एज में पहुंच चुका है, बट पीआरएमओ का एग्जाम इट इज जस्ट 8 इयर्स ओल्ड। तो अगर आप देखेंगे तो इसको स्टडी करना, एनालाइज करना अभी उतना मुश्किल नहीं है। आप अगर आईआईटी के सारे एग्जाम को स्टडी करने बैठेंगे तो यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम, आपको बहुत डिटेलिंग में जाना है। बट अगर आपने सोचा कि भाई पीआरएमओ के एग्जाम्स को मैं स्टडी करता हूँ, सबसे पहला फायदा क्या है भाई, 30 क्वेश्चंस अ पेपर है, सबसे पहला फायदा आपको ये मिलेगा। दूसरा फायदा, अभी हमारे पास बहुत लो डेटाबेस है, सिर्फ 8 साल ये एग्जाम हुए हैं, इट स्टार्टेड इन 2012। तो मुझे लगता है कि जब भी एक एग्जाम यंग होता है, या फिर मुन्ना भैया तो इसमें बहुत अच्छा बता पाएंगे क्योंकि ही हैज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग। जब कोई एग्जाम यंग होता है तो उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, मुन्ना भैया प्लीज आप इसमें ऐड करिए मतलब। तो मैं पहले ये कहूँगा कि जैसे एडवांटेज की बात हो रही है कि पीआरएमओ स्पेशली कि जो जिसका सिलेबस भी कनेक्ट हो रहा है जेई या मतलब आप एंट्रेंस एग्जाम जो बाद में दोगे, और सिलेबस एक चीज़ है, दूसरा है कि जो उसका जो मतलब लेवल है, अगर बाकी आप देखो जैसे 10 से 11th में बच्चे आते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है पढ़ाते हुए उनको, एक तो होता है उनको पढ़ने की आदत नहीं होती, उनको बहुत कम सिलेबस है, एनसीईआरटी सीबीएसई का देखोगे 9th-10th का या किसी बोर्ड का बहुत कम है, वर्सेस 11th-12th का बहुत सिलेबस है, क्योंकि हर हर टॉपिक में इतने सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो उनको मैं वो बाद में जब आता हूँ 10th में मेहनत करने की आदत नहीं होती, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स की हैंडल करने की आदत नहीं है उनको, तो दोनों चीज़ें, तो कॉम्प्लेक्सिटी की हैंडल करने की आदत नहीं होती और एक टाइम डिवोशन की आदत नहीं होती, दोनों चीज़ें से वो 11th कोप अप करने में बहुत मुश्किल होती है। तो जो पीआरएमओ की तैयारी कर रहे हैं और टॉपिक भी कुछ सारे जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं और कुछ सारे प्रोग्रेशन, ये वो सारे टॉपिक तो 11th में ही पढ़ोगे आप। तो अगेन आपको अगर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्लियर कर पाओ ना कर पाओ, ये एडवांटेज तो है कि एक्सपोजर मिल रहा है टॉपिक का। नंबर 2 एडवांटेज है कि आपको एटलीस्ट ये हो रहा है कि आपको कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल रही है। आई अंडरस्टैंड हर एक को भी यंग एजेस में इतना प्रेशर नहीं लेना, लेकिन जिनको पता है कि चैलेंज चाहिए, उनको मैथ अच्छा लगता है कि मैं मेरा मैथ से फेवरेट सब्जेक्ट था, तो उनको डेफिनेटली एक्सपोजर लेना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है जो बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे उससे ये। जो जैसे स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं वो बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। जिस तरह के एग्ज़ाम जैसे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम ये है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम ही एंट्रेंस के होंगे। लेवल कम नहीं है, मैं कह रहा हूँ लेवल उससे बेटर ही होगा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में दोगे इस लेवल कंपैरेटिव जो आपने पढ़ाई करी, जो एग्ज़ाम दिए बेटर ही है। तो एक अर्ली एज पे चैलेंज करने को मिल रहा है तो डेफिनिटली ये 8th से एग्ज़ाम शुरू होता है ना, यू कैन स्टार्ट गिविंग द एग्ज़ाम फ्रॉम 8th ग्रेड राइट? 8 राइट 8 8th में। प्लस तो 8th might be राइट too young for someone who's very bright, who math is very strong can try it, but 9th and 10th definitely you should give। और 8th में भी दे सकते हो अगर पैशन है आपको और सीखना है। और हमेशा जब ये मैच खेलते हैं या एग्ज़ाम देते हैं, कुछ जीतना ज़रूरी थोड़ा ना होता है, एक पार्टिसिपेशन भी चाहिए, उस पार्टिसिपेशन से भी लर्निंग होती है, हमेशा सक्सेस एंड फेलियर नहीं होती है। तो बाकी यंग जो एग्ज़ाम नीतीश कह रहे थे यंग एग्ज़ाम में तो आई अंडरस्टैंड कि यंग में हमेशा एक फ्रेशनेस होती है, जैसे मैं तो एजिड हूँ, ये लोग यंग हैं, तो मैं समझ रहा हूँ एनर्जी जो यंग में होती है, मैं उसी से कनेक्ट करूँगा कि वो कि हर चीज़ वो नया पर्सपेक्टिव लाते हैं यंग लोग हर चीज़ में। वो एक्सपीरियंस लाते हैं एजिड लोग, लेकिन जो पर्सपेक्टिव है जो यंग लोगों का मतलब एक वो उनको एक तो एक्सपीरियंस तो मिल ही गया सारा उनको। कितना अगर जैसे एग्ज़ाम ग्रो हुआ आईटी का या सब क्या कोई इंडस्ट्री ग्रो हुई है, वो एक्सपीरियंस उनको मिल ही गया यंग लोगों को। लेकिन उसमें नया पर्सपेक्टिव लाने की जो एनर्जी होती है इन लोगों में वो है। तो एग्ज़ाम में भी मैं कह रहा हूँ कि ये इस एग्ज़ाम में जो रियल जितना नियर टू रियलिस्टिक एग्ज़ाम है, इससे अच्छा नहीं मिल सकता आपको एक्सपोज़र। अगर मैं 11th-12th का पेपर दूँगा तो आपको सिलेबस मैच नहीं करेगा, आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे। अगर मेरे को फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10th में हो, 9th में बताना है कि यार बाद में जाके मेंस का, एडवांस का, बिट्स का ऐसे एग्ज़ाम होंगे तो मैं कैसे आपको उसका टेस्ट और फ्लेवर दूँ, अपनी बात कैसे समझाऊँ आपको? तो इससे अच्छा पीआरएमओ से अच्छा नहीं हो सकता समझाने के लिए। मैं 11th-12th का एग्ज़ाम दूँगा तो नहीं समझ पाओगे। तो दैट वे इज़ नो हार्म इन एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू दिस एग्ज़ाम। लेकिन कैरिड अवे नहीं होना कि नहीं कुछ हुआ सिलेक्शन या टॉपिक मुश्किल लग रहा है, समझ नहीं आया, तो उससे एक इंप्रेशन नहीं बनाना आपने और परेशान नहीं होना। नहीं तो ये ना हो कि मतलब आप मन ही ना करे पढ़ने का। मतलब वो डोंट टेक इट एज़ अ चैलेंज कि मुझे मतलब होना ही है। मैं ऐसे चैलेंज नहीं लेना, एक्सपोज़र ज़रूर ये लेना, लेकिन फिटिंग नहीं होना चाहिए और चैलेंज लेके अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। बाकी और 8
इसके लिए मैं एक छोटी सी बात ऐड करूंगा। 8th क्लास में बहुत बच्चे ये बोलते हैं कि अभी हमें नहीं आ रहा, अभी हमें टफ लग रहा है। बेटा ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप गेम को कब सीखना शुरू करते हो, एट व्हाट एज। अब यूजुअली सचिन तेंदुलकर के लिए बोला जाता है कि भाई ही स्टार्टेड वेरी अर्ली, और उनकी एक बहुत छोटी सी एज की पिक्चर भी दिखाई देती है जिसमें उन्होंने छोटा सा बैट पकड़ा हुआ है। तो आप ये समझ लो, आप वैसे ही सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल ले लो अपने दिमाग में, और आप भी ऐसे छोटा सा बैट हाथ में पकड़ के, एंड देन यू विल इवेंचुअली ग्रो इनटू द इवेंचुअल लेजेंड जो हम जानते हैं, जो सचिन तेंदुलकर बन गए इवेंचुअली जाके। तो 8th क्लास का बच्चा ऐसे मान के चले कि उसको यहाँ से 5 ट्रायल मिलेंगे आरएमओ क्वालिफाई करने के लिए, हायर लेवल पे जाने के लिए। अगर आप इस साल मेहनत करेंगे, अगले साल आपको ये सब चीजें और आसान लगेंगी। उससे अगले साल हो सकता है आपको ये बहुत सारी चीजें पहले से ही पता हो। तो प्लीज आप इसको एक स्टेप बाय स्टेप फिनोमिना की तरह लेके चलिए। ऐसा मत सोचिए कि इमीडिएटली इस साल क्या होने वाला है। आप ये सोचिए कि एक बहुत बड़ा फिनोमिना आप शुरू कर रहे हैं, दैट विल ब्रिंग चेंजेस इन योर थिंकिंग। वो थिंकिंग में चेंज लाना बहुत जरूरी है, जो मुन्ना भैया बता रहे थे कि आपको ये सोचने का मौका मिल रहा है कि व्हाट इज द लेवल और किस तरह की चीजें हमें आगे आने वाली हैं। तो ये मुझे लगता है 8th क्लास वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी माइंड है। भी तो खुल रहा है, अगर माइंड को यूज कर रहे हो, यूज नहीं होता वो, वही तो आगे चीज काम आती है। माइंड खुल रहा है आपका, तो उस तरह लो। अब हर चीज मत मानो उसको, कि ये मानो कि यार मतलब आप 8th में बैठ के 10th का एग्जाम दे रहे हो 2 साल बाद का, या 9th में बैठ के 7th का एग्जाम दे रहे हो, तो वो उसमें मैं 10 में से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया तो समझोगे, अचीवमेंट समझो उसमें। हाँ, सारा मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि इनफैक्ट भैया आपको पता होगा कि आपने यूएस का जो एजुकेशन सिस्टम देखा है, तो वहाँ पे ग्रेड 6 में नंबर सेंस पढ़ाते हैं, राइट? नंबर सेंस पढ़ाएंगे, ग्रेड 6 में नंबर सेंस पढ़ाते हैं, और हम यहाँ पूरे 10th तक नंबर थ्योरी पढ़ाते ही नहीं, बिल्कुल, है ना? अच्छा, तो अगर आपको ये लगता है कि हम बहुत मुश्किल स्टफ पढ़ाते हैं, तो ये थियोरेटिकली तो बिल्कुल मुश्किल है। मैं आपको बताता हूँ, नंबर थ्योरी में हम पता है शुरू किससे करते हैं? हम शुरू करते हैं एलसीएम से। This is LCM, this is HCF, this is GCD, and this is Euclidean lemma, and these are prime numbers. Fine. प्रॉब्लम आपको अच्छी मिलेगी, बट आइडिया आपको कोई बहुत बड़ा सा नहीं मिलेगा। Fine. तो जो स्टूडेंट्स को लगता है ना 8th में कि यार ये तो हम compete कर रहे होंगे 9, 10, 11, 12, मैं तो सबसे पहले आपको एक रिजल्ट से पहले आपको बताता हूँ कि एनएसपी सेंटर से जो लास्ट ईयर 3 लोगों ने आरएमओ क्वालिफाई किया था, वो तीनों क्लास 10 के स्टूडेंट्स थे, राइट? 11th के भी स्टूडेंट थे उसमें, 12th के भी थे, 8th के भी थे, 9th के भी थे, 10th के भी थे, और जो क्वालिफाई किया वो 10th के लोग थे। तो अगर आपको लगता है कि एक्सपीरियंस से किसी को एडवांटेज आ जाता है ओलंपियाड में, तो दिस इज नॉट ट्रू। अच्छा, दूसरी चीज कि आपको लगता है कि बहुत मुश्किल सी चीज पढ़ाते होंगे, पता नहीं क्या चीज, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं पढ़ाते। प्रॉब्लम का वेरिएशन आपको बताते हैं, राइट? कि आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे, उसमें आपको मजा आएगा। इनफैक्ट मैं यही मुन्ना भैया को कह रहा था कि यूएस में आपको पता है ना 6 में नंबर सेंस पढ़ाते हैं, राइट? नंबर सेंस में वही नंबर थ्योरी, जीसीडी, एलसीएम, ये सब पढ़ाते हैं, यूक्लिडियन एल्गोरिथम एंड टोटल फंक्शन, और यहाँ पे वो जेई के सिलेबस में नहीं है, तो बच्चों को कभी पता ही नहीं चलता ऐसी कोई चीज है, राइट? तो ये छोटा सा एडिशन कर देता हूँ। एक्चुअली एनसीईआरटी इस बात पे फोकस करती है, एवरी टाइम दे कीप द फर्स्ट चैप्टर ऑन नंबर सिस्टम, बट अनफॉर्चुनेटली 11th में आके वो स्क्रैप हो जाता है। फ्रॉम ऑल द एनसीईआरटीज 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, every NCERT has included a chapter on number system, but suddenly in 11th class they just scrap it. तो आपको एक बहुत अच्छा मौका मिलता है कि उसी चीज पे आप बिल्डअप कर सकते हैं नंबर सिस्टम को। जैसे अब साथ सर बता रहे हैं कि यूक्लिडियन लेमा है, तो 10th क्लास के ऑफिशियल कोर्स में यूक्लिडियन लेमा है, एंड वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमने मतलब अपने विद्या मंदिर के मॉड्यूल्स में भी उन सब चीजों को रखा हुआ है। इवन 10th क्लास का जो हमारा विद्या मंदिर का मॉड्यूल है, रेगुलर मॉड्यूल है, दैट इज सो ग्रेट कि उसके अंदर हमने बहुत सारे कॉम्बिनेटोरिक्स के, बाइनोमियल के, रिमाइंडर वाले क्वेश्चन डाले हुए हैं, सो दैट यू जस्ट गेट टू द फ्लेवर ऑफ द थिंग्स। आपको एकदम से ना लगे कि भाई 11th क्लास में पता नहीं रिमाइंडर कैसे निकलेगा, या फिर मतलब बाइनोमियल थ्योरम कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम को रखते हैं, बट जैसे साथ सर बोल रहे हैं कि यार वो बिल्कुल जो बेसिक नंबर सिस्टम का सेंस होता है ना, वो हमारा नहीं बन पाता उतना। तो ये आपको एक एडवांटेज मिल सकता है इस तरीके की लाइव क्लासेस में जब आप आएंगे। जैसे मैं एक कॉन्क्रीट एग्जांपल लूंगा, फिर मुन्ना भाई को दे रहा हूँ कि भाई देखिए, जैसे क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, अब देखिए मैं बताता हूँ कि इनको कि कितना इंटरेस्टिंग है कि ये क्लास 10th में इनके एनसीईआरटी में एक प्रूफ है कि प्रूफ दैट देयर आर इन्फिनिटली मेनी प्राइम नंबर्स, ठीक है? एक यूक्लिड का प्रूफ है कि दैट देयर आर इन्फिनिटली मेनी प्राइम नंबर्स। अच्छा, अगर आपने ये समझ लिया कि देयर आर इन्फिनिटली मेनी प्राइम नंबर्स,
तो फिर मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि प्रूव दैट देयर आर इन्फिनिटली मेनी प्राइम नंबर्स ऑफ द फॉर्म 4k+1, मतलब 4k+1 जैसे इन्फिनिटली मेनी प्राइम नंबर्स होंगे। तो ये क्वेश्चन कोई यूक्लिड के प्रूफ से डिफरेंट थोड़ी हो गया, और यूक्लिड का प्रूफ तो 10th का पार्ट है, राइट? तो और ये क्वेश्चन ओलंपियाड की है, फाइन। तो जो जो इनको लगता है ना कि बहुत बड़ा सा डिफरेंस है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जो इनके क्लास 10th की बुक्स में लिखा हुआ है, उन आइडियाज को लेके वो प्रॉब्लम पूछ रहे हैं आपसे। जस्ट दैट कि हम आपको थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं कि वो आइडिया है क्या एक्चुअली, फाइन। आई थिंक एक्सपोजर ही है। अगर तुम्हें एक्सपोजर नहीं है उस तरह के क्वेश्चंस का, तुम नहीं कर पाओगे। मतलब तैयारी करनी पड़ती है तुम्हें अलग से, ये नहीं कि ए कर लिया तो बी हो जाएगा, बी को भी पढ़ना ही पड़ेगा। वही आइडिया है कि भाई क्लासेस में कि अगर हमें मतलब लग रहा है कि हम अच्छा करा सकते हैं, तो तभी यूट्यूब पे था कि अगर मतलब व्हाई नॉट वी कैन हेल्प अदर्स एटलीस्ट की मतलब एटलीस्ट की कुछ मतलब ठीक है पूरा नहीं पढ़ा पाएंगे, उतनी क्लासेस नहीं हो पाएंगे, बट एटलीस्ट कि अगर किस तरह से कोई मतलब इंटरेस्ट जगा पाए मैथ का, तो वो भी अच्छा है। एक मैं आंसर करूंगा जो आप पूछ रहे थे ना, मैथ यूएस में जो सिस्टम था कि एक ना इंडिया में अगर देखोगे मैथ का लेवल बहुत बेटर है इंडियंस का, नो डाउट, वो तो सबको ही पता है, कोई बात नहीं। अमेरिका में तो मैथ में बहुत ही स्ट्रगल, तभी जब ओबामा प्रेसिडेंट था, ओबामा इतनी कोशिश करी कि लोग यहाँ पे मैथ ज्यादा करें, कंप्यूटर ज्यादा करें, तो लेकिन लोगों का माइंडसेट ही नहीं है इतना। तो एक लेकिन जो प्लस पॉइंट है ना यहाँ के सिस्टम में, वो ये है कि यहाँ पे दे डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टूडेंट्स हु कैन डू इट एंड हु हैव नो इंटरेस्ट और दे कैन नॉट डू इट। तो वो 6th ग्रेड से ही वो अब तुम वो डिवीजन करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी नॉर्मल 6th या 5th, मेरे बेटे का भी 4th 5th से भी है कि एक नॉर्मल क्लास अटेंड करोगे और एक तुम एडवांस क्लास अटेंड करोगे। तो हमेशा हर में तुम्हें एक हमेशा स्पेशल क्लास चलेगी इनकी बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी, जो एक्स्ट्रा मैथ हैंडल कर सकते हैं। तो 6th शुरू से 4th से भी शुरू होती है, 6th से तो कई बार वो वही मैथ पढ़ रहे होते हैं ना, सीनियर बैच वाले पढ़ रहे होते हैं। तो हर बार ये वो, और इनफैक्ट 10th में जैसे एक मेरा नेफ्यू है, मैं उसको ज्योमेट्री पढ़ा रहा था, ज्योमेट्री जो 10th का था, और इतना कॉम्प्लेक्स, हम लिटरली मैं बता रहा हूँ, हम जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं अपने जो सिलेबस में 9th 10th में, उसके जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस थे वो ऑनर्स में था, नॉर्मल में उसमें नहीं था। वो नॉर्मल तो इतना सिंपल होता है, मेरे डॉक्टर ने किया था वो, तो मैं कहता सिंपल तो पढ़ाते हैं तो बहुत ईजी है हर चीज, ज्योमेट्री उसने किया। लेकिन ऑनर्स वाले पार्ट में था बहुत मतलब वेरी डिफिकल्ट। तो वहां पे उन्होंने सिस्टम बना रखा है कि जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन की कुछ बच्चों को चीजें पढ़ा पाए, लेकिन हमारा सिस्टम क्या है कि हमें सिस्टम ऐसा डिजाइन करना पड़ता है कि हर कुछ इंडिया में अगर बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत डिफरेंट ऐसी चीजें नहीं डाल पाते एनसीईआरटी वाले, एनसीईआरटी बुक्स में, क्योंकि उनको पता है कि ये जो है सबको, जिनका मैथ में इंटरेस्ट भी नहीं है, जिनका मैथ में इंक्लिनेशन भी नहीं है, वो भी कर पाए। तो अगर वो हो जाए कि भाई कुछ क्लास में 10 बच्चे अलग करके उनको डिफरेंट पढ़ाया जाएगा एडवांस या ऑनर्स कोर्स करके, तो फिर वो उनको तुम काफी कुछ करा सकते हो। लिमिटेशन क्या हो जाती है कि वो सेग्रीगेशन है नहीं जो होना चाहिए, वो होगा। और अगर माइंड पे जोर पड़ता है तो माइंड और ग्रो होता है, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ। तो वो अगर 10 बच्चों को अलग करके उनको वो सब कराया जाएगा, तो हो सकता है वो जिनकी कैपेबिलिटी उनकी मतलब मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब एटलीस्ट परसेंटेज 1.5 गुना हो जाए, 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, वो होगी क्योंकि उस एज में, लेकिन वो ऑप्शन है नहीं। तो बाकी एक जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है, आप लोग तो आंसर करना है कि 11th 12th में, कि मतलब रोज ये क्वेश्चन आता है कि मैं 11th में हूँ, कहता मैं 12th में हूँ, तो मैं फोकस करूँ ना करूँ। तो मेरा मैं तो ग्राइंड ही कहता है, तू जेई पहले जेई पे फोकस कर ले, तू भी करियर इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन कहता मेरे मतलब उनको आपको क्या लगता है कि मेरा ओपिनियन तो हो सकता है कि मैं अपना ओपिनियन पुश करूंगा, नहीं मैं कहता यही हूँ कि तुम जेई पे फोकस कर लो, राइट। 11th 12th में। अच्छा, सो हाँ, मैं एक इसमें कुछ ऐड कर लूंगा कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूँ, मतलब 11th वालों में और 12th वालों में। ओके ओके। हाँ, मैं 12th वालों को एक अलग कैटेगरी में रखूंगा कि लेट्स से कि 12th वालों को अगर लग रहा है कि उनका जे इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे लगता है बहुत है, फाइन। 1 साल से कम बचा है जे में आपके, और आपको लगता है कि अब आपको टाइम रेशन करना पड़ेगा बिटवीन ओलंपियाड्स एंड जेई, तो फिर मैं कहूंगा कि नहीं यार, गो फॉर जेई। मतलब लेट्स से कि अगर 12th वालों को चूज करना है तो। बट 11th वालों को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे पार्शियल हो जाऊंगा, मैं कहूंगा कि उनके पास 2 साल है, और अगर इन 3-4 महीने के मैथ्स लेने के बाद उनका एम्बिट ऑफ इमेजिनेशन ऐसा हो गया कि उनमें एक सर्टेन लेवल ऑफ एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप कर गई, तो आई एम प्रीटी श्योर कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और थिंग्स लाइक दैट चैप्टर है, वो कुछ कहीं स्टैंड ही नहीं करेगा, मतलब जेई की प्रिपरेशन के लिए, राइट? मतलब एक बार आपने मतलब उस मैथ्स पे सोचना सीख लिया, तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है एंड थिंग्स लाइक दैट, मैं 11th को एड्रेस कर रहा हूँ, उनके लिए तो कुछ बचेगा नहीं फिर, मतलब वो तो उड़ा देंगे, मतलब आप तो उड़ा दोगे फिर,
मतलब वो सब जो हो रहा होता है fine। अच्छा। हाँ, तो मतलब मैं ये 11th के लिए कहूँगा, और 12th के लिए मैं कहूँगा कि आपको लगता है कि आपको जेई पे फोकस करना चाहिए, जो मुझे भी लगता है, तो आपको कर ठीक लेना है। चाहिए जेई पे फोकस, राइट। तो 11th में जो जो साथ कह रहे हैं कि 11th के बच्चे तब भी दे कैन डू इट, 12th वालों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो क्योंकि वो बिल्कुल ही नियर 12th में सिलेबस भी उनको 11th का रिवीजन का इतना बड़ा काम है कि बैकलॉग रिवीजन, तो डज़न्ट मेक सेंस कि मतलब बहुत लेट भी है क्यों जो मेरे मतलब पूरा तुम्हें होता है ना उसमें पूरा इन्वॉल्व होना पड़ेगा इन इसमें तभी कर सकते हो, मतलब पैशन बहुत ज़्यादा चाहिए अगर तुम्हें लेवल पे पहुँचना है। 11th के बच्चों को मैं उसमें बोलूँगा इनकी बात की करना चाहिए, लेकिन जैसे अगर आपने मेरा बोला वेबिनार अटेंड किया हो जिसमें हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी में जो मॉडल था कि कितना पढ़ना चाहिए, मतलब उसमें 3 मॉडल थे जो लाइट, प्रो एंड एडवांस। अगर और मैंने कल क्लास भी ली थी कि स्टडी प्लान कैसे बनाना है। उसमें आप देखोगे कितना टाइम होता है पर डे, जिसको आप मतलब एंटरटेनमेंट में डाल सकते हो, जिसको आप रूटीन टास्क में डाल रूटीन टास्क में मतलब रूटीन टास्क भी कई बार वही काम आप बेशक वो ब्रश कर रहे हैं या बाथ ले रहे हैं या खाना खा रहे हैं, वही भी आप हो सकता है 1 घंटे में भी कर सकते हो, 3 घंटे में भी कर सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल। तो वहाँ वहाँ टाइम बचता है आपका। और जो आपका एंटरटेनमेंट का टाइम है, काफ़ी टाइम है एंटरटेनमेंट का, आप एक बार देखना अगर बोले नहीं देखा आपने, तो कहीं न कहीं वो टाइम जब आरएमओ की तैयारी कर रहे हो, प्री आरएमओ एंड देन आरएमओ, तो ये मत मानो कि पढ़ाई है। आपका पैशन होगा, इंटरेस्ट है, मज़ा आ रहा है तभी करने का सेंस है, मज़ा आ रहा है आपको करने में। डोंट थिंक कि पढ़ाई है, स्कूल की पढ़ाई भी नहीं है, कि स्कूल की पढ़ाई स्कूल पास करना है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको अच्छे कॉलेज जाना है क्योंकि करियर है। ये मतलब जिसको मज़ा आता है, मतलब मैथ अच्छा लगता है, मज़ा आता है, जिसको माइंड मतलब जब ऐसे शेकन होता है, चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं, ऐसे धुआँ निकलने से कहता हूँ मैं, तो वो समझो कि वो एंटरटेनमेंट भी हो ही रहा होगा। हो ही रहा होगा एंटरटेनमेंट मुझे करेक्ट कर देना नीतीश या सादा को लग रहा होगा, वो टाइम डेफिनेटली मैं तो एंटरटेनमेंट ये को वहाँ से बोलने निकाल सकते हैं वो। बिल्कुल, मैं तो बोलने ही वाला था कि एंटरटेनमेंट के लिए जो टाइम आपने निकाला हुआ है, अगर आप वो इसमें डाल सकते हैं तो वो बेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल। मतलब अगर आपको लगता है कि ये एंटरटेनिंग है तो इट इज़ द बेस्ट थिंग टू ऑप्ट। हुँ, मतलब अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राइट, अगर किसी को लग रहा है कि ये तो मेरे को एंटरटेनमेंट अपनी पूरी करनी है, वो मूवी देखनी है, गाने सुनने हैं, मतलब जो मतलब सोशल मीडिया पे जाना है, वो सब अलग है, गिटार बजाना है। और मेरा रूटीन टास्क तो मैं आराम से करता ही हूँ, ज़िंदगी जी लें, कल का क्या पता, आज आराम से अपना, है ना? और पढ़ाई के इतना टाइम है, स्कूल भी करना चाहिए। तो अब उसी टाइम में से अगर तुम निकालने की कोशिश करोगे तो थोड़ा सोच लो मत करो बेटर है। मैं हालाँकि ये लोग तो राइट, रहेंगे, लेकिन मैं अपनी राइट, एक्सपीरियंस एडवाइस दूँगा, अगर उतना ही टाइम है, उसमें तुमने जेईई भी राइट, निकालना है, स्कूल का होमवर्क भी करना है और तुम सोच रहे हो आरएम, वो मत करो। राइट, तो आंसर आई थिंक अच्छा आंसर बन गया है इसका, ग्रुप डिस्कशन से ये होता है कि 11th के बच्चों को अगर वो बिल्कुल ही पढ़ाई के कोटे में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो मत करो फिर। कि वहाँ पे जाके फिर वो एस्केपिज़्म एक्सक्यूज़ होगा उनका। मैं ये भी कर रहा देखो मेरा ये सफ़र कर गया, मम्मी-पापा को एक्सक्यूज़ देने के लिए। अगर आपने बाकी कोटे में से टाइम निकाल सकते हो तो ज़रूर करना चाहिए। माइंड ग्रो हो रहा है और मतलब और कैपेबिलिटी उसका मैथ ही मज़ा नहीं आता वो क्या करेगा? मैथ ओलंपियाड की बात कर रहे हैं। बाकी बच्चे डेफिनिटली, फिज़िक्स ओलंपियाड की बात भी करते हैं, वो इस फोरम में नहीं करते क्योंकि मैथ का ग्रुप है हमारा ये। तो वो अलग राइट, सेशन रख लेंगे। तो ये क्लियर हो गया 12th के बच्चों को बिल्कुल ना करें, ये हो रहा है 11th के करना चाहिए अगर वो एंटरटेनमेंट वहाँ से निकाल सकते हैं। तो राइट। क्वेश्चन मोस्टली आंसर हो गए थे, बस एक था जो क्वेश्चन शायद अभी डायरेक्ट आंसर नहीं हुआ या हो गया है कि जो हमारे वीएमसी के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अभी क्लासेस आप लोगों की अटेंड की हैं, जो सर आपने पढ़ाया है, तो वो आप कह रहे हो आएँ इस क्लास में कुछ सेम चीज़ नहीं कराएँगे, कुछ डिफरेंट कराएँगे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स डेफिनेटली कराएँगे। भैया सेम ठीक नहीं करवाएँगे और कोशिश यही रहेगी कि आप जब भी सेशन को जॉइन करते हैं, इट इज़ एक्चुअली प्राइम टाइम काइंड ऑफ थिंग। आप प्राइम टाइम पे क्यों अलग से अपना टाइम निकाल के बैठते हैं? हुँ, तो आप इसीलिए बैठते हैं कि भाई आपको लगता है कि यार अब मुझे ये 1 घंटा एंटरटेनमेंट चाहिए। तो हुँ, ये आपको प्रॉमिस करते हैं हम कि भाई इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट थिंग जैसे आपने पहले क्लासेस की हैं। अलग से बिल्कुल थ्योरीज़ होंगी और बहुत ही छोटे-छोटे हुँ, फंडे होंगे और इवन मतलब भैया मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे क्लैश करती हैं जो हायर लेवल पे जाके कैट में आती हैं आगे। तो कुछ ऐसी राइट। ट्रिक्स हैं जो हायर लेवल पे आती हैं आगे। तो तो आरएमओ जो जो आपने आरएमओ के बैच में सेलेक्ट किए हैं बच्चे, जिनको अभी से आरएमओ शुरू कर दिया है, कि मान के कि राइट, वो भी यहाँ पे आएँ या उनको ज़रूरत नहीं आने की? क्या लग रहा है कि मतलब ये हम कर लेंगे कि अगर अगर यहाँ पे आप चाहते हो वो आएँ तो उनको टाइमिंग क्लासेस कैसे रख लेंगे आरएमओ की और इसकी कि वो कर पाएँ दोनों? ओवरलैप नहीं मतलब करेंगे। हाँ, मतलब आइडिया तो ये होगा भैया कि वो आके एक बार देख लेंगे ठीक है, और कुछ क्लासेस ऑब्जर्व कर लें ठीक कि है, उनको कैसा लग रहा है। और ठीक है। हाँ, उनकी पैरेलल क्लासेस भी चल रही होंगी, तो अगर वो हुँ, मैनेज हुँ, कर रहे हैं तो ग्रेट, फिर वो ठीक है। देख लेंगे। बाकी देखो जेईई का एडवांटेज तो होता ही है क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न सेम है, डेफिनिटली, सिलेबस सेम है, तो उनका कम से कम अगर आके ये ना समझें टाइम वेस्ट हो रहा है जो आरएमओ के स्टूडेंट हैं, जो आरएमओ की पढ़ाई चल रही है उनकी, वो आके देख लें, राइट, इसके साथ देख रहे हैं, आके देख लें उनको
लेकिन समझना कि टाइम वेस्ट नहीं होगा, सेम पैटर्न, सेम जो सिलेबस है वो आपका उसमें भी काम आएगा। और ये तो राइट मैं मतलब उतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरा जितना इन चीज़ों पे आरएमओ वगैरह पे जितना इन लोगों का है। लेकिन इतना तो पता है कि जो कोई 9th में या 10th में है वो टाइम लगा रहा है इन चीज़ों पे, वो टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइंड तो उसका ग्रो हो ही रहा है। वो ना क्लियर करे पीआरएम को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने टाइम लगाया है, तो उसको आदत पड़ रही है एक अपने टिपिकल जो 9th-10th के जो ईज़ी सिलेबस बोलूँगा मैं, टिपिकल ईज़ी सिलेबस है उससे बाहर निकलने की। कम से कम ये तो हो ही रहा है। अब भाई मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, आप जो कह रहे हो कि उनका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं वो कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं, राइट? राइट। और उसमें जो बेस्ट पार्ट है कंप्यूटर साइंस का वो है एल्गोरिथम एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। Well, especially when machine learning and AI is the everyone हाँ has to मतलब know AI and machine learning, ये तो पक्का है। AI मशीन लर्निंग एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, राइट? आपको यहाँ पे इंट्रो मिल रहा है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, नंबर थ्योरी एंड कॉम्बिनेटरिक्स, वो तो ग्रैब करना चाहिए आपको। राइट। मतलब आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई आपने तो। हाँ। नहीं मतलब आपको रिकर्शन यहाँ बताया जाएगा, आप रिकर्शन प्रोग्रामिंग में करोगे, फाइन। एक बार यहाँ फंडा क्लियर है रिकर्शन का, तुम वहां जाके मतलब यू वोंट टेक सेकंड्स मैन, फाइन। तो मतलब रिकर्शन तो आता भी नहीं होता लोगों को, मतलब वही जनरली के सिलेबस में तो कहीं है नहीं, किसी सिलेबस में है, मतलब 11th-12th में तो नहीं जी है। में तो नहीं है, हाँ जी में नहीं है 8th 9th 10th में भी मतलब सिलेबस में तो नहीं है शायद। कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, मतलब शायद एक आधा प्रॉब्लम कभी जेई में रिकर्जन पे आया हुआ है साथ भाई शायद। नहीं वो एक प्रॉब्लम है है वो 2012 की, हाँ, बट पंगा ये भी है कि वो बिना ऐसे भी हो जाती है रिकर्शन, राइट एक प्रॉब्लम है हाँ और 2012 रिकर्शन की। तो बहुत प्रोग्राम मतलब प्रोग्रामिंग का रिकर्शन इज अ वेरी वेरी मतलब यूजफुल कॉन्सेप्ट कि एग्जैक्टली रिकर्सिवली एक ही चीज को बार-बार कॉल करते रहो, व्हाई टू राइट होल प्रोसीजर होल अ प्रोग्राम लाइक दिस। एग्जैक्टली कोड को रिपीटेडली यूज करना तो एग्जैक्टली। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कॉन्क्रीट की, ये प्रोग्राम करेंगे टावर ऑफ हेनोई को, राइट? राइट। और हम यहाँ पे पढ़ा देंगे टावर ऑफ हेनोई को करने के कितने वेज है, फाइन। तो मतलब ये जब वहां पे जाएंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये नई प्रॉब्लम है, राइट। तो मैंने भी मतलब जब मैं 9 11 12th में था तो मैंने आई मेड दिस आई सॉल्व द 8 क्वीन प्रॉब्लम, नाम उसका एक याद प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या राइट वो राइट भी लेकिन मैंने तो खैर फॉर लूप और उनसे सॉल्व करी थी, रिकर्शन से नहीं। राइट बाद में समझ आया तो रिकर्शन से ही सॉल्व कर सकते हो, मतलब राइट रिकर्शन आता ही नहीं था उस टाइम पे तो 11 12th में, हालांकि उस सिलेबस राइट तो सेम ही है जो मैंने पढ़ा होगा सिलेबस, मतलब राइट ऑफ कोर्स 11 12th का मैं उसकी बात नहीं कर रहे आरएमओ की, तो सिलेबस तो अब राइट आज भी जेई का सेम ही है, कोई फर्क कोई चेंज है ही नहीं है। राइट 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 तो वही है मैं मतलब हाँ, तो बाकी तो क्वेश्चंस हो गए हैं। एक क्लासेस बच्चे पूछ रहे थे कि एक तो ये हो गया कि वीएनसी के स्टूडेंट्स आ सकते हैं और उनका एडवांटेज ही होगा ना, आंसर यही है। राइट और एक क्लासेस पूछ रहे थे 2 टाइम्स अ वीक क्लास है, और अभी जो राइट प्लान किया हमने पहली क्लास संडे को है, अभी संडे है पहली क्लास, संडे इवनिंग में। संडे राइट संडे शायद मॉर्निंग में प्लान करेंगे, चेंज कर देंगे क्योंकि आई थिंक संडे ऑफ होता है, स्कूल भी नहीं है, तो बिल्कुल और राइट छोटे बच्चे थोड़ा लेट हो जाता है इवनिंग में, तो और एक वीक में क्लास और होगी, वो अभी थर्सडे प्लान्ड है, अगर कुछ चेंज होगा तो आपको विदिन अ वीक बता देंगे। तो राइट बाकी बच्चे पूछ रहे नोट्स और वीडियो तो यही है, अगर यूट्यूब पे है तो वीडियो तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, वीडियो शेयरिंग की तो जरूरत नहीं है। क्लास के डेफिनेटली नोट्स होंगे वो हम शेयर कर देंगे यूट्यूब में ही हम उसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप क्लिक करके वो पीडीएफ जो कुछ नोट्स जस्ट टू ऐड दिस थिंग, नोट्स बेटा आप ऐसे एक्सपेक्ट मत करना जैसे मतलब रेगुलर क्लासेस की होती हैं। इट इज गोइंग एक्चुअली फन, और आप थोड़ा मतलब अपना फन वाला टाइम निकाल के आइए, उसको एंजॉय करिए। एंड ऐसा मत कहिए कि भाई मतलब इसमें टॉपिक टीचिंग होगी, ऐसा नहीं होगा। वी विल टेक 4 to 5 to 6 राइट प्रॉब्लम्स एंड वी विल बिल्ड ऑन दैट कि भाई उसमें कितना हम ऐड कर सकते हैं। तो इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट। करेक्ट साथ में करेक्ट करेक्ट थोड़ा सा इसको ऐड कर दीजिए इसमें प्लीज। तो बच्चे बच्चे एग्जाम हाँ की डेट मतलब कह रहे थे, मुझे एग्जाम की डेट कब होगी क्वेश्चन था, मतलब व्हेन इज गोइंग जनरली कब हाँ होगा और इस बार कब होगा अंडर कोविड। तो भैया जैसे लास्ट टाइम इन्होंने जो पीआरएमओ कंडक्ट किया था वो सितंबर में कंडक्ट किया था, राइट? ओह सितंबर में, ओके। सितंबर में कंडक्ट किया था। अब अच्छा। वी आर नॉट श्योर, मतलब मैं ऑलमोस्ट डेली होमी जहांगीर भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वेबसाइट पे जाता हूँ, और अब अभी आप जाके देखेंगे, मतलब कुछ घंटे पहले देखा मैंने, तो आप देखेंगे लिखा हुआ है कि दिस सेक्शन विल बी अपडेटेड शॉर्टली, फाइन। ओके अब कोविड है, राइट? कोविड है, अब किसी को पता नहीं है कि क्या रिस्क एसोसिएटेड है, तो कोई भी रिस्क ओके नहीं लेना चाहेगा ऑब्वियसली। ओके
तो लेट्स सी क्या होता है। तो टाइम है अभी, इस मींस ना कि हाँ भाई टाइम है पढ़ने का आई थिंक सो, आई थिंक सो यार, अभी तो एग्जाम जनरली पेपर पे होता है, इसे जेई की तरह कंप्यूटर बेस्ड होता है, सीबीटी टाइप है ये इसका एग्जाम जो पीआरएमओ तो पेपर पे होता है, पेपर पेन पे टेस्ट होगा। अच्छा सेम जो ओल्ड स्टाइल है, ठीक है बिल्कुल। राइट। और इसमें सारे क्वेश्चन इंटीजर आंसर होते हैं, सारे क्वेश्चन इंटीजर आंसर होते हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से हमने भी अपना पीआरएमओ सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट किया था, और इंटीजर ऑप्शंस होते हैं सब कुछ, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। तो इसमें वो नहीं होता ऑब्जेक्टिव एबीसीडी टिक करना है, वैसे नहीं, एबीसीडी नहीं है भैया, तो मतलब इट इज फ्रॉम 0 to 9। तभी डिफिकल्ट भी ऑब्जेक्टिव विद मतलब आंसर सही आना चाहिए ना उल्टा, और हाँ सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिविटी दे दी, वो वही करा है। हाँ मतलब राइट इसी में गैस तो चल ही नहीं सकता फिर। अभी एक बहुत ही मतलब इसमें एक छोटा सा जोक था, एक बच्चे ने पूछा कि आपने पीआरएमओ के सिलेक्शन टेस्ट को ऑब्जेक्टिव बनाया या सब्जेक्टिव, तो मैंने कहा कि टेस्ट तो ऑब्जेक्टिव है, पर उसमें 1000 ऑप्शन होंगे हर क्वेश्चन के, 000 to 999, तो आपको 1000 ऑप्शन में से कोई एक चूज करना है। एंड किड वाज आल्सो स्माइलिंग कि हाँ भैया ठीक है, 1000 में से 3 डिजिट वाला है यार, 3 डिजिट वाला हुआ है इंटीजर। नहीं नहीं, हमने 3 डिजिट रखा था हमने भैया, दे दिया टू मेक इट मोर कॉन्क्रीट, वैसे 2 डिजिट ही है। 2 डिजिट तभी 1 इन प्रोबेबिलिटी 1/100 है चांस। 100 नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि इनको जेईई वालों को भी ऐसे ही करना चाहिए उल्टा, मतलब एटलीस्ट गेस वर्क तो कम हो जाएगा फिर अगर इंटीजर टाइप बना दें, अगर जैसे मेंस में किया अच्छा किया है, आउट ऑफ आउट ऑफ पहले आज 5 तक क्वेश्चन। एग्जाम में इंटीजर टाइपिंग आता था, मतलब इंटीजर टाइप, तो इस बार 5 को लास्ट ईयर से 5 क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, वेरी गुड। तो आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन जो मेरे पास थे वो तो आंसर कर लिए हैं, जो कुछ पूछ रहे थे। अगर कुछ चैट पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक बार देख चैट पे लेते एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है कि दैट इज दिस कोर्स फ्री, तो ऑफ कोर्स दिस कोर्स इज फ्री, राइट। हैं। तो मतलब YouTube पे आप तो फ्री होता है, YouTube पे ही चलेगा वाला कोर्स, ऐसे ही लाइव क्लासेस यही होंगी। जो बाकी लोग एक्टिव हैं जो YouTube पे हमारे चैनल पे आके वीडियो देखते हैं, तो उनको तो आइडिया है। तो प्लीज़ मैं कहूँगा, अगर कोई किसी ने वीएमसी का चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो को तो लाइक करना ही है, मतलब ये वाले वीडियो को तो लाइक करना ही है कि मतलब हमें भी एनकरेजमेंट मिले कि हमने करना है, तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो अभी इसी के थ्रू क्लासेस चलेंगी। और मतलब लंबा आंसर है कि लोग जैसे पूछते हैं कि वीएमसी पहले यूट्यूब पे नहीं कर रहा था, अब आजकल क्यों कर रहा है, तो अभी मैं नहीं इतना पूरा बड़ा आंसर दूंगा, अभी बिल्कुल टॉपिक चेंज हो जाएगा अभी। लेकिन ये इसलिए क्योंकि आजकल क्योंकि हमेशा डिमांड सप्लाई की बात होती है, किस चीज़ की डिमांड है तो सप्लाई आई जाती है, ये पक्का है। मानोगे, आपकी डिमांड होगी तो कोई ना कोई बना ही देगा उस चीज़ को। बिल्कुल। और बिकॉज ऑफ कोविड ये हो गया है कि डिमांड तो बढ़ ही रही है, बच्चों को मतलब थोड़ा सा तो परेशान रहते हैं घर बैठ के, तो सोशल मीडिया मतलब इट्स नॉट अ प्रॉपर सोशल मीडिया यूट्यूब, स्पेशली स्टूडेंट जो पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पे, इट्स नॉट लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, लेकिन बच्चे रहते हैं अवेलेबल। और देखा ही है हमने, बेशक जो और प्लेटफॉर्म है, आप देखो अनअकैडमी का देखो या वेदांतु वगैरह, जो प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन थोड़ा पहले से कर रहे थे, तो मैंने रियलाइज किया है कि यार जब मैं भी यूट्यूब पे एक्टिव हुआ कि टीचर जो हमारे हैं, जो पावर है, मतलब एक्सपीरियंस है उनका और पढ़ाने की कैपेबिलिटी है उनकी, जो चीज़ों को डिलीवर करने की कैपेबिलिटी वो है, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रही है आजकल के टाइम पे, बिकॉज कोविड चल रहा है, तो मतलब क्लासेस चल रही हैं अपनी, लेकिन जो एज कम्पेयर टू व्हाट इज बीइंग टॉट, मैं डिस्करेज नहीं करूंगा, लेकिन एक लगता है कि यार ये चीज़ को ऐसे समझाने के बजाय ऐसे समझाते तो कितना अच्छा रहता। तो फिर और हमारे जो टीचर हैं वो समझा ही पाते हैं चीज़ें बच्चों को। तो हमने सोचा कि हम भी एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में कोई इंप्रेशन है वीएमसी का, वीएमसी के स्टूडेंट्स से उनका इंप्रेशन है, मैं नहीं कह रहा अच्छा है बुरा है इंप्रेशन, तो एटलीस्ट लेट द अदर पीपल हु आर नॉट द वीएमसी इन द होल कम्युनिटी, पेरेंट्स, so the people who is acting, at least they should know, they should have an experience what VMC is। वो ठीक है, उनका खराब एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, वो आपको डिसाइड कर सकते हैं, बट एटलीस्ट दे शुड नो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू कम फॉरवर्ड एंड टेल पीपल कि मतलब हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हम भी अच्छा पढ़ा सकते हैं, हम भी सब कर सकते हैं जो डिजिटली और प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल, मतलब अगर इफ यू कंपेयर द एक्सपीरियंस ऑफ टीचर हु आर टीचिंग ऑन यूट्यूब वर्सेस द काइंड ऑफ क्वालिटी कोचिंग एक्सपीरियंस वी हैव, अनमैच, कोई कंपेयर नहीं कर सकते कंपेयर। तो एटलीस्ट लेट स्टूडेंट्स सी अस एंड डिसाइड वेदर वी आर वर्थ और नॉट। तो एक बड़ा रीजन यही था कि हमने कहा हम लेट्स वी हैव टू शाउट आल्सो ऑन यूट्यूब, इफ डेफिनेटली यूट्यूब इज द वे, व्हाई नॉट, वी कैन आल्सो शाउट, दैट्स वी कैन आल्सो टीच, वी कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। मैं तो ओल्ड हूँ, मान लिया, लेकिन ये लोग तो यंग हैं, मतलब दे हैव द सेम एनर्जी व्हिच ऑल मेनी अदर यूट्यूबर्स हैव। तो यही रीजन था कि एटलीस्ट कि हम लोग मतलब कि एटलीस्ट वी जस्ट गिव द फ्लेवर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग इन वीएमसी टू डेफिनेटली। कम्युनिटी, टू मासेस। तो कुछ और भी, इज इट फॉर 8th क्लास आल्सो?
तो एक बार आप आंसर कर दो। हाँ डेफिनेटली 8th क्लास का तो है ही और मैंने शुरू में भी बोला था बेटा, आपने शायद लेट ज्वाइन किया होगा। 8th क्लास के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि आपके पास सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस से आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। साथ भाई इसको बहुत इजीली समझा देंगे आपको कि हाउ प्रोबेबिलिटी गोज विद ट्रायल्स। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि 8th क्लास के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे ये पूछते हैं कि हम 8th क्लास में एकदम से अभी कर लें ना करें, तो बेटा बिल्कुल सोचना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। आराम से सब कुछ प्रिपेयर करते रहो और प्लीज 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 आप इसको ज्वाइन करो, मेहनत करते रहो। कोई भी मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाती, तो प्लीज आप इस बात को अच्छे से ज्वाइन करो। और राइट एक जैसे एक हम मतलब एक ये था 8th में, बस मैं ये कहूँगा कि जो बिल्कुल जो स्ट्रगल कर रहा है अपने स्कूल में, मतलब डोंट माइंड मैं स्ट्रगल वर्ड कह रहा हूँ, कि अगर स्कूल की पढ़ाई से ही स्ट्रगल कर रहा है तो इट माइट नॉट मेक सेंस, राइट? तो कि मतलब पहले स्कूल पे फोकस कर लो, BK 9th में कर लेना, 10th में कर लेना। अगर आपको हाँ मतलब मैथ आप बड़े कंफर्टेबली कर रहे हो, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं है तो क्वेश्चन क्या, कुछ चैलेंज सा नहीं लग रहा, स्कूल का आसान लगता है, देन डेफिनेटली यू शुड डू इट। तो मतलब एक बार देख लो अगेन कि आपका क्या क्लास, जस्ट एक रफ आइडिया ले लो नंबर्स और रैंक की फॉर्म में। क्लास में आप टॉप 10 में रहते हैं अपनी क्लास में, तो मतलब डेफिनेटली यू शुड ट्राई। उसके बियॉन्ड अपना टाइम अवेलेबिलिटी कितना आप मतलब उस हिसाब से डिसाइड कर लो, जो 8th के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन 8th के 9th के मैं ये बोलूंगा कि ना जजमेंटल मत होना, क्योंकि तुम compete कर रहे हो बिल्कुल, मतलब 8 से 12th के सब लोग एग्जाम साथ में देते हैं, कि अगर आप क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं, नहीं कर पा रहे हो, या नंबर मार्क्स कम आ रहे हैं, रैंक नहीं आ रहा, तो अपने आप को एक मेंटली स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना और फिटिंग नहीं होना। तो 11th-12th में भी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तो वही जैसे वही बात है, अगर आपको एंटरटेनमेंट में से टाइम पुल कर पा रहे हो, इसको एक फन सा लग रहा है, मजा सा आ रहा है, तो डेफिनेटली करना ही है। लेकिन एक बोझ बन रहा है तो पढ़ाई मत, इतना बोझ बन लग रहा है तो मत करना कुछ, इतना इतना कोई मतलब, और करके कोई इतना एडवांटेज नहीं होगा अगर बोझ बन रहा है पढ़ाई तो ये आप एक बड़ा फॉर्मूला सा डिसाइड कर लो कि मुझे करना है, नहीं करना, मजा आ रहा है तो करना है, और मजा नहीं आ रहा तो नहीं करना। और साथ में जजमेंटल नहीं होना, ये नहीं होना कि यार मेरा मार्क्स नहीं आया, परेशान नहीं होना, क्योंकि परेशान होने के लिए आगे बहुत साल पड़े हैं, अभी काफी परेशान होना पड़ेगा आगे जाके, अभी तो मत हो अभी तो राइट तो बस भैया ये थोड़ा एक पॉपुलर सी डिमांड आ रही है, जूम क्लास में ना हैंड रेज का ऑप्शन होता है, बच्चे लिखे जा रहे हैं हैंड रेज अच्छा कर दो, हैंड रेज कर दो। तो एक बारी बेटा अगर आपको कुछ इस तरह से पार्टिसिपेट करना है तो प्लीज आप लाइक करिए एंड सब्सक्राइब अच्छा टू वीएमसी चैनल। दैट इज द वे ऑफ पार्टिसिपेटिंग ओवर हियर। आप लाइक बटन को प्रेस करिए प्लीज एंड ट्राई टू शेयर इट एज फार एज पॉसिबल। जितना भी आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ही सिंपल सी बात बोली है। पोलियो ड्रॉप्स बनाया था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट उन्होंने बोला कि आई विल नॉट कीप अ प्राइस ऑन इट, बेस्ट थिंग्स इन द नेचर आर फ्री लाइक एयर वाटर। तो आप लोग भी इसको स्प्रेड करिए ज्यादा से ज्यादा एंड ट्राई टू ब्रिंग मोर पीपल टू दिस प्लेटफॉर्म। और नीचे आप उसको लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो योगेश बोल रहे हैं कि आई हैव नॉट बीन क्वालिफाइड फॉर द टेस्ट, ये VMC वाले टेस्ट की बात कर रहे होंगे ना, जो RMO वाली, देन आई वांट टू बी मोटिवेटेड, देन ओके। दिस इट तो या दैट्स फाइन। अभी को देखो, अभी तो कौन सा डेट भी नहीं आई PRMO की, सोचो। और RMO की बात की बात हो रही है। वो तो अभी हम इनका था कि जैसे ये हर साल ऐसे करते हैं कि थोड़ा पहले से शुरू कर देते हैं RMO की तैयारी। कोई क्वेश्चन भी था शायद इसमें मेरे से मिस हो गया, लेकिन याद आ रहा है मेरे को, इसमें था नहीं तो मैं पूछ नहीं पाया, कि हम लोग RMO की क्लासेस भी रखेंगे अभी। ये किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि खाली PRMO की क्लासेस होंगे यूट्यूब पे, हमारी VMC में तो हो ही रही हैं। तो मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी ये लोग डिसाइड कर लेंगे, लेकिन करेंगे, अभी नहीं करेंगे। पहले PRMO से एक मतलब पहले उसका रिस्पॉन्स देख लेते हैं, एडवांटेज हो रहा है नहीं हो रहा। अभी तो PRMO का एग्जाम नहीं हुआ, RMO का। पर डेफिनेटली कोई अगर VMC का स्टूडेंट है और RMO की क्लास में सेलेक्ट नहीं हुआ, या कोई नॉन VMC है चाहता है कि VMC की RMO की क्लास अटेंड करे, तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं नहीं कह रहा कि एज इट इज जो VMC के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे सब कुछ पढ़ा पाएंगे। यहाँ पे जो फर्क होता है यहाँ पे, क्योंकि तुम क्योंकि इनको बाकी क्लासेस भी लेनी है, अपनी नॉर्मल भी पढ़ाना है, तो बट डेफिनेटली जो कोई टॉपिक में जो मतलब जिस तरह का मतलब आप लोग भी ऐड कर देना, क्योंकि एग्जाम काफी मुझे पता है डिफरेंट होता है, मैंने खुद नहीं दिया, मुझे याद नहीं, पढ़ाता भी नहीं हूँ मैं, कि थ्योरेटिकल टाइप एग्जाम होता है उसका। लेकिन कोर्स यहाँ पे डेफिनेटली कराएंगे, बाकी क्लासेस से PRMO की कर रहे हैं तो RMO क्लासेस भी डेफिनेटली करेंगे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो हम डेफिनेटली करेंगे। तो RMO को आप आइडिया दे देना कि मतलब कि यहाँ पे हाँ मतलब डेफिनेटली भैया, मतलब ये तो आरएमओ की क्लासेस पीआरएमओ का तो एक्सटेंशन ही हो जाएंगी ना फिर, राइट? राइट। मतलब हम, हाँ कि हम जैसे अभी ले रहे हैं और एक सर्टेन टाइम के बाद जब हम थोड़े कन्विंस्ड हो जाएंगे कि एक थ्रेशोल्ड ऑफ स्टूडेंट्स आ रहा है यहाँ पे,
और उनको इसका कुछ एडवांटेज हो रहा है, राइट? तो फिर हम उसी शेड्यूल में कुछ क्लासेस अरेंज कर लेंगे आरएमओ की, ठीक है। फाइन। तो और एटलीस्ट अगर कोई नई हमारे वीएमसी क्लास में वीएमसी है, नहीं वहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, तो उसको यहाँ पे एक मतलब, और ऐसा भी होगा कि यहाँ भी ऐसे कर लिया करेंगे, जो रेगुलर बच्चे हैं जो क्लास में आते रहेंगे, तो उनका हम टेस्ट ले लेंगे, उनको भी फिर इंक्लूड, मतलब मतलब ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आगे अगर एक बार कि यूट्यूब पे जनरली होता है कि रेगुलरिटी थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया है, कि अगर नॉर्मल क्लास में रेगुलरिटी आसान है, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। पहले स्टार्ट करते हैं एटलीस्ट, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर इनफैक्ट यूट्यूब पे पहली बार कर रहे हैं, ऊपर से पीआरएमओ तो पहली बार ही कर रहे हैं। इवन वीएमसी में भी हमने अब फोकस ज्यादा बना रहे हैं इसका, कि पहले क्योंकि हर सेंटर में ओलंपियाडिक क्लासेस चलाना थोड़ा डिफिकल्ट था पहले, क्योंकि टीचरों के पास अपना काम है, जेई की तैयारी करानी है, बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड, बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन थिंग, तो एटलीस्ट ये अच्छा है कि खाली पीतमपुरा नहीं, इनफैक्ट लाइक कोई भी वीएमसी के जो नॉन पीतमपुरा वाले सेंटर वाले भी क्लासेस में आ पा रहे हैं आपकी। तो कई बार और यहाँ पे फोकस के लिए मतलब मैं थोड़ा बोलूंगा, विदाउट फोकस वी क्रैक्ड अराउंड 40% ऑफ द 300 पीपल। मतलब विद्या मंदिर सेंटर से विदाउट फोकस, भैया ने बोल दिया, फोकस एक वर्ड यूज किया, तो ये बात समझ के चलना आपकी, जब हम फोकस करेंगे तो वी विल जस्ट क्रैक इट। और मतलब ऐसा भी हो सकता है कि विद्या मंदिर इज द गेटवे फॉर आरएमओ पीआरएमओ, दैट विल बी द डे, राइट। तो मे बी वी कैन जस्ट क्विट, अगर कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज तो हम क्लासेस में तो आएंगे तभी कुछ आंसर करते रहें। क्लास का शेड्यूल का पूछ रहे हैं, तो वो 2 दिन रहेगा बच्चों। हाँ आप बता दो। एक तो मतलब अभी पहले, लेकिन जो भी अभी बताएंगे नीतीश भैया, वो थोड़ा मान के चलना है कि थोड़ा ट्वीट भी होगा, लेकिन एक बार हो जाएगा 2 हफ्ते बाद। बिल्कुल 2 दिन रहेंगे बेटा, और मतलब प्रोबेबली जो अभी डेज आ रहे हैं वो थर्सडे और संडे निकल के आ रहे हैं, ये चेंज हो सकती हैं, बट ऑब्वियसली 2 दिन थोड़ा सा गैप पे रहेंगे वीक में, एंड इट वुड बी अ क्लास ऑफ 1 आवर। और मेरे ख्याल से अगर संडे को चूज करते हैं तो आफ्टरनून का टाइम चूज करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग फ्री होते हैं, एंड वीकडे पे इफ इट विल बी द प्राइम टाइम, जिस समय आप अपने टीवी सेट्स के सामने बैठते हैं, उस समय आपको यूट्यूब पे आना होगा अराउंड 9 o'clock, एंड आपको पूरी डिटेल्स जिस भी जगह से आपने मतलब यहाँ पे अभी ज्वाइन किया है, ऑन द सेम प्लेटफॉर्म यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। उसके लिए आपको बिल्कुल भी वरीड नहीं होना। तो एक क्वेश्चन आ रहा है, वो मेरे को भी, मेरा भी, हम बात भी कर रहे थे इस क्वेश्चन का, कि जैसे अब जो हमारी कोडिंग की क्लासेस हैं, मतलब स्पेशली पाइथन की, जो 7th 8th 9th 10th के लिए हैं, और ये तो पहली बात तो टाइम क्लैश नहीं होगा, विल मेक श्योर, क्योंकि सेम स्टूडेंट्स हैं, सेम मतलब कि एटलीस्ट सेम क्लासेस हैं। अब वो बच्चे पूछ रहे करें ना करें, देखो पहली बात तो अगर मैं कहूँगा कि पीआरएमओ और कोडिंग देखोगे तो बहुत लेवल का फर्क है। कोडिंग इज मच मच सिंपलर देन व्हाट यू विल लर्न इन। तो कोडिंग, वही मेरा आंसर थोड़ा सेम होगा, लेकिन कोडिंग क्या है ना, कि कोडिंग पढ़ाई नहीं है, वो फन है। अब मैंने अपने उसमें भी इंट्रोड्यूस भी मैंने ये किया था कि कोडिंग में तो मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे आप कोई गाना सुनते हैं, या मतलब आप कोई मतलब कोई टीवी शो देखते हैं, इसमें फन आता है, तो कोडिंग वही करे जिसको वो वाला फन आ रहा है, नहीं तो वो मत करे, क्योंकि जल्दी तो है नहीं करने की, कौन सा भी अपने नौकरी करनी है, मतलब कोई अभी सीख के कोई मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का बेस बन रहा है तब भी ठीक है, कोडिंग का बेस बाद में ही बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो किसी को मजा आ रहा है वो करे कोडिंग। अगर मेरे को दोनों में से एक चीज बोलने करूंगा तो मैं कहूंगा पहले एक बार पीआरएमओ कर लो, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, तब फिर कोडिंग कर लेना, कि पता एक बार डिसाइड कर लिया नहीं करना। और अगर दोनों भी कर सकते हो, क्योंकि कोडिंग में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ कितनी सिंपल चीज है, कि आप मतलब होमवर्क उतना ही होगा कि मतलब आपने छोटा सा प्रोग्राम बना के देखना है, मतलब मे बी लाइक, मतलब इससे सिंपल आप कि कोई सब्जेक्ट नहीं होगा इतना कोडिंग से सिंपल। मुझे नहीं लगता कि कोई मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश जो भी आप साइंस है सोशल साइंस है जो भी पढ़ रहे हो, उससे कोई सिंपल होगा, कोडिंग सबसे सिंपल ही होगा। वो नई चीज है, बस ये फर्क है, नया एक्सपोजर है। तो दोनों कर सकते हैं, करके देख लो एक बार, मतलब सेम टाइम पे। बट अगेन सेम बात है कि ये नहीं कि आपकी बाकी जो कोचिंग की पढ़ाई सफर नहीं करनी चाहिए आपकी, और आपका स्कूल सफर नहीं करना चाहिए। स्कूल मतलब होमवर्क नहीं कर रहे स्कूल का, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, वो सब मत करो। मतलब कोडिंग को तो बिल्कुल ही एक्स्ट्रा करिकुलर मान के ही चलो। ये तब भी आप तब टॉपिक पढ़ रहे हो, जेई में काम आया है, कहीं ना कहीं करियर से डायरेक्ट रिलेटेड है। कोडिंग बाद में भी सीख लोगे, बड़ी बात नहीं है। तो कोडिंग एक्स्ट्रा करिकुलर फन, जो मतलब हॉबीज है, उस तरह की चीज लेके चलना है कोडिंग को। आई होप आई कुड आंसर योर क्वेश्चन। राइट। हैंड रेज इसमें होता नहीं है, ऐसे somebody saying हैंड रेज करवा दो, इसमें हैंड रेज होता है क्या? एक्चुअली भैया दैट इज दे आर पुलिंग माय लेग। एक्चुअली क्या होता है, जब हम जूम पे क्लास लेते हैं तो हैंड रेज करवाता हूँ मैं, हाँ तो
actually मैं like देख रहा हूँ it. नीतीश जब क्लास ले रहा होता है तो वो कहता है कि अगर आपको समझ में आ गया तो हैंड रेज कर दो, और मेजॉरिटी लोग हैंड रेज कर देते हैं, राइट? नहीं, जैसे अब तो किसी ने पूछा है कि समर्थ ने कि एनीथिंग एक्सक्लूसिव फॉर वीएमसी स्टूडेंट और एवरीथिंग इज ऑन यूट्यूब। पहली बात तो देखो कि मतलब अगर ये डिफरेंस एक तो ये थोड़ा सा मतलब अगर चीजों को देखने का नजरिया है ऐसा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने जैसे मैं अब मैंने तो मैं से 11th-12th को पढ़ाया। मैंने आज ही इंटीग्रेशन की क्लास ली थी, इंटीग्रेशन 2 की। मतलब 2 घंटे में एक मतलब कुछ 4-5 चीज़ों को मतलब बिल्कुल डिटेल में समझाया था। डिटेल में जो कॉन्सेप्ट होता है, फिर क्वेश्चन करा के देख रहा हूँ। वो टीचिंग कभी नहीं होगी यूट्यूब पे, वो कभी नहीं होगी। मतलब और यूट्यूब पे आप आओगे तो एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि बिल्कुल एज़ इट इज़ सेम जो मतलब एक एक हर चीज़ को सीखने में ना एक सिस्टम, अगर आप देखोगे सिस्टम होता है, जो कि यूट्यूब से सीखना मुश्किल है। फ्रैंकली अगर अगर सोचो कि मैं गिटार बजाना सीख जाऊँगा, यूट्यूब की वीडियो देख के नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो कंटिन्यूटी बिटवीन एक पाथवे चाहिए होता है, कंटिन्यूटी चाहिए होती है बिटवीन दिस एंड ऑल। वो तभी हो सकता है जब आपने किसी को जॉइन किया हुआ है, किसी को तुमने एक एक वो एक मतलब एक पाथवे का पार्ट हो आप। यूट्यूब में पाथवे का सोशल मीडिया में पार्ट बनना मुश्किल है। कुछ इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल यहाँ ले सकते हो, एक्सपोज़र ले सकते हो, लेकिन आप सोच लो कि आपको सीख जाओगे मुश्किल है। मुझे स्विमिंग सीखनी है, मैं इंस्ट्रक्टर के पास जाके सीखूँगा स्विमिंग कि लेसन 1 स्टेप 1 सीखा, फिर लेसन 2 में वहाँ से कंटिन्यूड होता है कि यहाँ लास्ट क्लास यहाँ तक खत्म हुई थी, फिर वहाँ से टीचर समा बाँधता हुआ वहाँ-वहाँ से करता हुआ आगे बढ़ता है। एक कंटिन्यूटी है जो कि आपकी क्लासेस में ही आ सकती है, वो सोशल मीडिया पे नहीं आ पाएगी। तो यहाँ में ठीक है, स्विमिंग में हाथ कैसे चलाना है, स्विमिंग ऐसे कर लो, फलाना करो, पैर कैसे चलाओ, वो सीख लूँगा। लेकिन उससे कोई सीख के कोई स्विमर नहीं बन सकता उससे। तो ये मतलब थोड़ा-सा बच्चों को अजीब लग रहा है कि जो आज तक कभी बोलता नहीं था, वो आज भौंक रहा है। मतलब समझो हम जैसे मैं कहूँ वो यूट्यूब भौंक रहे हैं हम लोग। आज तक आवाज़ नहीं निकलती थी, कुछ जानता नहीं था अपने। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे ने हमें जॉइन किया, उसको ऐसी चीज़ को ऐसे फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर किसी को बहुत लग रहा है कि यार मेरे को यहाँ पे सब कुछ फ्री मिल रहा है, तो मैं फिर वीएमसी तो फिर बेटर है कि आई थिंक यू शुड नॉट मतलब मे बी यू शुड नॉट कंटिन्यू और समथिंग। अगर इतना लग रहा है आपको कि यार तो फिर तो हमें भी सोचना पड़ेगा ना कि हम कैसे फिर अपना पेचेक कमाएँगे। बताओ अगर आपको लग रहा है सब कुछ मतलब ये लोग टीचर हैं, ये इनको ये कैसे इनको इनको कैसे मतलब अपनी पेचेक मिलेगा कि जब सब बच्चे सोच रहे हैं सबको यूट्यूब पे फ्री मिल रहा है और यहाँ जाके पढ़ लेंगे। और कोई भी मतलब कोई भी अगर यूट्यूब पे है, वो अनअकैडमी है, वेदांतु है या और कोचिंग है जिनकी जो मैं मतलब डाउटनेट है, इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं। अगर हर बच्चा उनसे सीख ही लेगा, तो ये अपनी दुकान कैसे चलाएँगे बताओ? अनअकैडमी की दुकान कैसे चलेगी? चलेगी ना दुकान उनकी। तो एक बार को राइट, थोड़ा-सा मतलब स्मार्टली भी सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो आई थिंक वो फ़ियर फैक्टर है। हमेशा जो चीज़ एक हमें बहुत बड़ा डिफरेंस जो मुन्ना भैया समझा रहे हैं, वो एक व्यूअर और पार्टिसिपेंट में है। एक व्यूअर सिर्फ टिकट खरीद के बैठ जाता है, वो पार्टिसिपेट कभी नहीं करता। एक बिल्कुल। पार्टिसिपेंट खुद भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, रिएक्शन देता है, अपने डाउट्स क्लियर करता है, सीखता है, नहीं हुँ, सीखता, फिर दोबारा ट्राई करता है, टेस्ट देता है। आप अगर आप एक व्यूअर बनना चाहते हैं, तो यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म। अगर आप एक पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारी मेन स्ट्रीम क्लासेस हैं, वी आर गिविंग दैट, और वहाँ पे कोई भी व्यूअर नहीं है, दे आर ऑल पार्टिसिपेंट। हम इंश्योर करते हैं कि भाई जब हमारे आप एक्चुअली पार्टिसिपेंट बन जाएँगे, तो वहाँ पे उस प्लेटफ़ॉर्म पे आपके लिए पोल्स भी होंगे, एग्ज़ाम्स भी होंगे, हैंड रेज़ भी करवाया जाएगा। तो प्लीज़ डोंट जस्ट बाय अ टिकट, ट्राई टू हुँ। पार्टिसिपेट। तो ये मैं तो मैं तभी कहता हूँ राइट, यूट्यूब पे टाइम लगाना इज़ अ पार्ट ऑफ योर मतलब रिलैक्सेशन एंड एंटरटेनमेंट है। राइट, बस सिंपल बात ये तो मतलब हाँ, को 10 में से 5 4-5 चीज़ें हो सकती हैं ना आप सीरियसली सीख गए हैं। 4-5 चीज़ें तो यार ये चलो मतलब सोशल मीडिया पे जाना है, फेसबुक पे जाने की एज नहीं है, इंस्टाग्राम भी एज नहीं है लेकिन जाते हैं जब तब भी। तो कहाँ से एक मतलब कनेक्टिविटी मतलब वो वाला पार्ट है आपका, जहाँ पे आपको मतलब कि जो मतलब राइट, एंटरटेनमेंट वाला पार्ट आता है, वो वाला पार्ट यहाँ पे फुलफिल होता है काफ़ी टाइम पे। सिर्फ कोडिंग हो गई, मैथ्स वगैरह की जो चीज़ें भी हैं, वही हैं जो बच्चों को पता है कि क्लासेस खत्म हो गई हैं, कुछ रिवाइज़ करना है या कुछ ऐड ऑन करना है। तो वो सीख के कोई अगर मैंने यहाँ पे कुछ पढ़ाया है, वो सीख के सोचा वो टॉपिक आ जाएगा उसको तो बहुत ही जीनियस होगा वो। फिर तो उसको यूट्यूब की ज़रूरत भी राइट, नहीं है मैं कह रहा हूँ। बहुत कुछ उसे फिर जॉइन करने की इनफैक्ट ज़रूरत नहीं है, उसको लग रहा है कि मैं सब कुछ सीख सकता हूँ यहाँ पे। इनफैक्ट भाई मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कि एक एक म्यूजिकल एनालॉजी लूँगा कि मतलब अगर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं, तो आप लाइव कॉन्फ्रेंसेस या लाइव वो थोड़ी अटेंड करते हैं और फिर आप सीख जाते हैं, राइट? हुँ, मतलब राइट। मतलब ये हम जो अभी कर रहे हैं, इट्स इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ लाइव म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस, राइट?
हम कुछ बोलेंगे, ऑफ कोर्स क्या वो ट्रू होगा? ऑफ कोर्स। क्या आप कुछ सीख सकते हैं? यस। बट जो एक्चुअल म्यूजिक क्लास होती है, जिसमें बड़े सारे लोग कॉन्टिन्यूटी के साथ एक चीज को देख रहे होते हैं, जहाँ पे एलिमेंट्स आपको धीरे 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 करके बताए चले जाते हैं, राइट? मतलब म्यूजिक या मैथमेटिक्स या साइंस क्या है, आप एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। धीरे 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 एब्जॉर्ब करते हैं, राइट? मतलब ये डिसेंड नहीं होता है आप पे, मतलब इट्स वेरी वेरी अनलाइक लाइफ हैक्स। मतलब जो लाइफ के हैक्स होते हैं ना, कि ये खोलना सीख गया, वो खोलना सीख गया, मुझे नहीं लगता मैथ्स और साइंस ऐसी है। मतलब आप धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करते हैं कि ओके ये हो रहा है, फाइन। जो चीज आपको सिर्फ क्लास में मिलती है, और जब टीचर धीरे धीरे पॉइंट हिट करता है, जब क्लास में आपको एक ही बात बार बार बताई जाती है, फिर वो जाके आपके दिमाग में बैठ जाती है। अब देखिए, दिस इज नॉट टू से कि हम यहाँ पे वो बात नहीं बताएंगे, राइट? ऑफ कोर्स बताएंगे, बट इट शो हैपेंस कि वहां पे और यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। वही डिफरेंस होगा जो आप किसी टीचर के, मतलब किसी उस्ताद के पास आप मे बी वायलिन सीख रहे हैं, या रियाज इज द फिर करेक्ट वर्ड, रियाज कर रहे हैं, या फिर किसी आप लाइव परफॉर्मेंस देखने गए और आपको लग रहा है कि वो देख के आपको सीखना आ जाएगा। आप एट बेस्ट मिमिक कर पाएंगे उन चीजों को, राइट? बट सीखना इज अ डिफरेंट थिंग। आप एब्जॉर्ब करते हैं साइंस को, मैथ्स को। कितने somebody is asking कितना पढ़ना पड़ेगा, मतलब PRMO क्लासेस के लिए? से क्लास हुई तो कितना टाइम लगाएं? जस्ट क्यूरियोसिटी के ऊपर है आपकी। अगर आपकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि थोड़ा बहुत जो हमने क्लास में देखा उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो प्रीवियस ईयर PRMO डेटाबेस है वो बेस्ट रहेगा। आप उस डेटाबेस को फेच करिए, जितने भी हमारे पास 8-9 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उनको स्टडी करिए। दैट विल बी द बेस्ट वे टू लर्न हियर। और हम भी यही कोशिश करेंगे कि वहीं से क्वेश्चंस निकाल के, वहीं से कुछ फंडामेंटल्स निकाल के उसी पे फोकस करके आपको सिखाएं। तो मतलब ये हमारा आइडिया भी था, साद भाई से मैं डिस्कस भी कर रहा था, तो कहीं ना कहीं वो चीज रहेगी इसके अंदर। साद भाई प्लीज आप इसको ऐड हाँ, मैं एक चीज ऐड करूंगा कि मतलब लाइक मैथ्स का मुझे लगता है, ये म्यूजिक का या कंप्यूटर साइंस का एक पैशन होता है। नहीं भाई, मैं आपको एक ये बताता हूँ कि अभी 2 दिन पहले कुशी गॉस इनइक्वालिटी प्रूव हो गई, फाइन। बड़े साल से मैथमेटिशियंस लगे हुए थे, और उसको प्रूव किसने किया? तो एक एस्थेटिशियन ने किया। कब किया? तो जब वो ब्रश कर रहा था, फाइन। तो वो ऐसा थोड़ी हुआ कि वो ब्रश कर रहा था उसको सोल्यूशन पता चल गया। नहीं, वो प्रॉब्लम उसके दिमाग में चल रही थी, बहुत दिनों से चल रही थी, और एक मोमेंट में वो सोल्यूशन आ गया। तो मैं ये कहूंगा ना कि अगर आपको मैथ्स की अच्छी प्रॉब्लम देख के एक्साइटमेंट होती है, लाइक मैं आपसे कहूँगी, मैं आपसे कोई पजल पूछूं और पजल पूछने के बाद आपको लगता है ओ गॉश ये तो करना चाहिए, फाइन, दिस इज माय थिंग। आई मीन, तो आप फिर सबकॉन्शियसली भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। ट्रस्ट मी, मैं अपने लिए बात करता हूँ। आई बिलीव कि मैं आई स्पीक फॉर एवरीवन एल्स सिटिंग विद मी। मुन्ना भैया हैं और नीतीश हैं, कि भैया ऐसा नहीं होता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है कोई प्रॉब्लम, और फिर हम कुछ कर रहे हैं और एकाएक से दिमाग में आ गया कि अरे ये करना था यार। नहीं, ऐसा होता है ना हमारे साथ, राइट? तो सारी आधी डिस्कवरी ऐसे हुई है, रिसर्च ऐसे। नहीं, हाँ, मतलब अभी भी लाइफ में नहीं होता है कि भैया कि एक प्रॉब्लम नहीं हुई, ओके, छोड़ दिया, कुछ कर रहे हैं, राइट? और एकाएक से हुआ, अरे ये करना है यार, फाइन, तो अपने खाना छोड़ा और पेन और पेपर ग्रैब किया और सॉल्व कर दिया, बिल्कुल, राइट। तो मतलब अगर ये स्पिरिट है ना आप में कि पजल सॉल्व करने में मजा आता है, मैथ सॉल्व करने में मजा आता है, मतलब कुछ पैशन है करने का, राइट? लाइक कुछ करने का पैशन है, फिर दिस इज द थिंग फॉर यू। मतलब आप करिए फिर, मतलब लाइफ। और कैसे सौरभ कह रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है इनका, और बाकी लोगों को भी समझना पड़ेगा कि पैशन भी, जैसे पैशन तभी पता, पहले करोगे तभी पता चलेगा पैशन है नहीं है। कि मैं आपसे डोरेमॉन बंद कर रहा हूँ और मतलब क्वालिफाई करूंगा PRMO दिस ईयर, तो ये स्पिरिट चाहिए कि कुछ ऐसी चीजें जा रही हैं जिसमें आदमी टाइम मतलब ऐसे बर्बाद हो रहा है। मैं लिटरली मैं कह रहा हूँ कि और मतलब हमको पता भी नहीं बच्चों को टाइम यूटिलाइज अच्छे तरीके से हो भी सकता है। मतलब तो पढ़ाई ना माने इसको, जो मतलब, और पैशन कुछ का तो बन चुका है, जिसका नहीं बना उसको ट्राई एक बार को करना पड़ेगा, फन होगा। और जरूरी नहीं है हर एक का पैशन बनेगा, हर एक का मतलब डिफरेंट इंटरेस्ट है। लेकिन अगर वो डोरेमॉन से, तो मैं कह रहा हूँ कि कोई मतलब बेटर है कि कोई और इंटरेस्टिंग काम कर लो उसके। अगर मैं अगेंस्ट नहीं हूँ टीवी देखने के, वो टाइम एक फिक्स होना चाहिए अपना प्लान के अकॉर्डिंग, कि भाई मेरे को एंटरटेनमेंट के टाइम में डोरेमॉन देखना है, जो मर्जी देखो, गाने सुनो, कुछ करो, तो लेकिन वो एंटरटेनमेंट के टाइम में होना चाहिए। तो लेकिन वो एक्सटेंड कर, फिर वो बाकी चीज़ों का टाइम भी उसमें होना चाहिए। और ये चीज़ें भी एंटरटेनमेंट भी, अगर 2 घंटे एंटरटेनमेंट के हैं तो उसमें भी आधा घंटा फालतू वाला
और मतलब ये 1 घंटा फालतू वाला, 1 घंटा ऐसा कि एंटरटेनमेंट आ रहा है, लेकिन एक मतलब एक थ्रिल सा भी आ रहा है उसमें, एक मतलब नॉलेज भी आ रही है, कुछ चीज़ पढ़ ली आपने। तो वो भी एक बार आप प्लान करो कि हर चीज़ वो पढ़ा, वही सेम आंसर है, बेशक वो कोडिंग है या पीआरएमओ है, अगर वो पढ़ाई है तो मत करो फिर उसको, पढ़ाई नहीं लगनी चाहिए राइट वो। लाइक मैत्री इज सेइंग आई लव पजल सॉल्विंग, तो बेटा दिस इज द प्लेस फॉर यू, आप जरूर आइए। मैत्री इज सेइंग आई लव पजल सॉल्विंग। Yeah, well, I highly encourage. मतलब अगर आपको puzzle solving अच्छी लगती है, you learn maths already. मतलब you love maths already, right? मतलब भाई मतलब मैं ऐसे बता दूं भैया कि जो like Alan Turing था, मतलब famous mathematician, राइट, मतलब best live work is the Turing machine. Fine. Enigma को crack करने के लिए. What's that? Puzzle solving machine. वही तो है वो, right? तो mathematics is puzzle solving. आप सोचो आप crossword solve करते हो, that's a bit of mathematics. Fine. तो मतलब अगर आपको इन सब चीजों में मजा आता है ना, this is the spot for you. तो कई बार पजल भी करा दिया करना इनको क्लास में ना थोड़ी देर, मतलब बिल्कुल भैया करवाएंगे, मतलब उसी तरह से प्लान किया है कि क्लास के एंड में एक छोटा सा पजल खेलेंगे, मतलब कुछ ऐसे ही करेंगे। जैसे मैं आपको ये कर दूं कि जब नीतीश क्लास लेते थे पीआरएमओ की, मतलब पीआरएमओ की तो सारी क्लासेस नीतीश ने ली है, तो मैं क्लास के लास्ट में आता था और एक पजल देता था इनको, राइट? और एक पजल दिया और पुरानी पजल का आंसर बताया, राइट? मतलब हम ऐसा करते थे कि नीतीश पूरा लेक्चर ले लेता था, फिर मैं एक पजल देता था और पुरानी पजल का आंसर बताता था। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये किया है हमने, मतलब ऐसे अगर इन्होंने अटेंड किया तो उनको पता है कि ये नॉर्म है हमारे इसका। एक बच्चे कह रहे थे कि ना टेस्ट एक बार जो वीएमसी के होंगे, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एक बार टेस्ट एक बार दोबारा हो जाता, किसी का मिस हो गया, किसी का टेक्निकल फॉल्ट आ गया है ना, आपको भी बहुत लोगों को तो एक बार मतलब अभी देखो एग्जाम तो पीआरएमओ की डेट नहीं आई, आरएमओ तो उसके बाद ही आएगी पक्का है। तो ऐसा एक बार मतलब आप लोग डिस्कस कर लेना कि आप लोग ज्यादा इंचार्ज हो इस प्रोग्राम के, तो एक बार कुछ हफ्ते बाद प्लान कर लेते हैं, मतलब बच्चे एक बार नहीं बिल्कुल प्लान कर लेंगे, बिल्कुल आइडिया प्लान कर लेंगे भैया। हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम्पीट करें, मतलब 2-3 मे वी कैन प्लान लाइक आफ्टर फ्यू वीक्स, जिन्होंने पीआरएमओ की तैयारी करी है, कुछ क्लासेस यहाँ भी अटेंड कर लेंगे, तो मे बी आफ्टर 4 वीक्स एक टेस्ट रख सकते होंगे 3 to 4 वीक्स में। तो वी विल थिंक ऑफ इट और हम कुछ भी मतलब एक कॉन्क्रीट इसका अनाउंस कर देंगे पक्का। ठीक है, ठीक है, तो जो रिकमेंडेशन आ रही है पक्का कुछ कर लेंगे। तो आइडिया सिर्फ देखो, आइडिया जो पहले प्लान बना था और हम लोगों ने मिलके कि पहले हम पीआरएमओ कराएँगे, फिर क्योंकि सबको आरएमओ करने का फ़ायदा नहीं भी था, आरएमओ का पैटर्न डिफरेंट होता है। जो मैथ का बिल्कुल ही मतलब जिसको मतलब पीआरएमओ तभी ठीक है, एडवांटेज भी होता है पीआरएमओ का और तुम्हें ऑब्जेक्टिव भी है क्वेश्चन। आरएमओ करना कई बार एडवांटेज नहीं भी होगा, मेरा ओपिनियन है, आप लोग भी बोल सकते हो कि थोड़ा उसका एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल अलग है, जो कि किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में नहीं होता। क्योंकि उसमें थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल ये है, पढ़ाई के जो टॉपिक्स भी काफ़ी डिफरेंट हैं, तो हर एक क्यों करे कोई? मतलब अगर उसको व्हाई नॉट फोकस ऑन कि अपनी जो फाउंडेशन की पढ़ाई है या अपनी 11th के जो जेईई की तैयारी है, उस पे फोकस कर लो, क्या करोगे? अगर पीआरएमओ में ही नहीं कर पा रहे, तो माइंड उस लेवल पे मैथ में नहीं चल पा रहा है, तो इसलिए था, नहीं तो हमें क्या हर कोई बच्चा क्लास में आता रहता। तो फिर वो इसलिए था कि उनको नुकसान भी नहीं होना चाहिए उनका कि ज़बरदस्ती आरएमओ की तैयारी करा रहे हो उनकी, हो सकता है पीआरएमओ क्लियर भी ना हो, उनको क्या पॉइंट है आरएमओ कराने का भी? बाद में करा देना जब क्लियर हो जाएगा, ये बात थी। तो इसमें जिसका भी नहीं हुआ वो एक बार को मतलब समझे कि एक बार पीआरएमओ एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा फिर कर लेंगे। तो लेकिन टेस्ट तो कह रहे हैं कि 3-4 एक बार एक टेस्ट और ले लेंगे, जो इतने लोग रिकमेंड कर रहे हैं तो एक टेस्ट और ले लेंगे, लेकिन समझो कि नहीं हो रहा तो ऐसे ये कोई करियर मेकिंग एग्ज़ाम नहीं है एक बार कोई ये। तो परेशान नहीं होना आपने, यही है। तो कर लेंगे, एक टेस्ट ले लेंगे अगर जिसका है ऐसा। डेफिनेटली। तो फिनिश करते हैं फिर गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। ओके अगर आपको लगा है सेशन का फायदा हुआ और इस तरह के हम सेशन और रखें तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय Good to have you. बाय बाय एवरीवन। बाय। Bye.